चलिए एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हो गया हूं अपने इस प्रोग्राम यही मुकेश खन्ना शो को लेकर, जिसमें मैं बड़े बड़े महानुभावों को, तरह तरह के अलग अलग फील्ड से आए हुए महानुभावों को मैं भी साक्षात्कार करता हूं, मैं भी बात करता हूं और इन बात के जरिए मैं उनकी लाइफ आप लोगों के सामने पेश करता हूं। इंडस्ट्री के तेवर के बारे में हम बात करते हैं, इंडस्ट्री के टाइम के बारे में बात करते हैं, इंडस्ट्री के उतार चढ़ाव की बात करते हैं। आज भी मैं एक ऐसे शख्स को लेकर आ रहा हूँ। आपने तो डेफिनेटली पढ़ लिया अब तक कौन आ रहे हैं, हमारे मेहमान कौन है। मैंने जैसे कि मैंने कहा था कि मैं म्यूजिक इंडस्ट्री के महानुभावों को बुलाना चाहता हूँ। मेरा एक सेक्शन जिसमें मैं म्यूजिक को टच कर रहा हूँ, सिंगर्स को टच कर रहा हूँ, मैं म्यूजिक डायरेक्टर्स को भी बुलाना चाहूँगा एक एक करके। तो आज जो आ रहे हैं उनको मैं जानता हूँ, एक वर्ड से मैं उनको अगर कहूँ कि मेरा उनके साथ जो एक कान में जो सुनने में आता था, सिल्की आवाज़, वेलवटी आवाज़, ये ऐसी आवाज़ के मालिक थे। गज़ल के मशहूर कॉन्सर्ट्स दुनिया भर में कर चुके हैं वो पंकज उधास। उन पंकज उधास को जो मैं समझता हूँ मेरे टाइम से ही इनकी शुरुआत हुई थी। जो मैं फिल्म इंडस्ट्री में आने के पहले ही ये यहाँ पर आए थे, तो उनको मैं आज आपके सामने लाना चाहता हूँ। आप सुनिए, उनकी सिल की आवाज़ को सुनिए, उनके विचारों को सुनिए। मैं बहुत सी चीज़ें उनसे पूछना चाहूँगा क्योंकि आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड, बिकॉज मैंने उनसे बहुत पहले किसी एक प्रोग्राम में मैं भी चीफ गेस्ट था और वो स्टेज बैठे हुए थे, सिर्फ नमस्ते हुई, हाय हेलो हुई, बट आई रिमेंबर हिम सो मच कि आई कॉल्ड हिम एंड ही वेरी ग्रेसफुली एक्सेप्टेड द ऑफर। इसे मुकेश जी मैं आऊँगा, मैं अभी दुबई में हूँ और मैं आ रहा हूँ। इस 2 दिन के बीच में कोई डेट रखी है, मैंने पकड़ लिया आज की डेट को, उन्होंने माना और बड़े टाइम अच्छी तरह से आए। सो जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ पंकज उधास की। तो चलिए, क्यों टाइम वेस्ट करते हैं, अगर आप चाहो तो अभी हम उनसे मिल लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार। व्हाट अ प्लेजर, बहुत खुशी की बात है। मुझे कहना चाहिए व्हाट अ प्लेजर, व्हाट अ खुशी की बात है, क्योंकि आपने मेरे ऑफिस में आकर, मतलब मैंने जैसे अभी कहा है कि भाई एक म्यूजिकल एंट्री आपने मुझे मिली ऐसे शख्सियत से जो मेरा पूरा ऑफिस जो है वो मंत्र मुग्ध हो गया है। तो आपसे बहुत बातें करनी है पंकज जी, आपने मेरे इन्विटेशन को स्वीकारा। आइए बैठ के आराम से बातें करते हैं। सो आई थिंक हम लोग, मुझे पता नहीं 10, 20, 25 कितने साल का मुझे पता नहीं, बट मिले तो हैं हम लोग बहुत बार, लेकिन बहुत। तो ये एक इत्तेफाक है जो मैंने अभी सिंगरों का मैंने अपने इस सेक्शन में मैंने हर इंडस्ट्री के हर पहलू को मैं छूना चाहता हूँ। एक्टर भी हो गए, डायरेक्टर भी हो जाएंगे। अभी मैंने कोरियोग्राफर पप्पू खन्ना जी को बुलाया, तो मैं चाहता था कि संगीत की दुनिया के जितने भी दिग्गज हैं उनसे मैं उनका अनुभव जानूं। तो आप उस कड़ी में एक, जैसे मैं कहता हूँ कि एक कड़ी में एक मोती हैं आप उसमें, तो मैं चाहता हूँ मेरा इंटरव्यू में मैं सवाल पूछूंगा आपको जो सवाल नहीं जवाब देना है आप उसको नो बॉल मार के हटा सकते हैं, बट वट एवर यू आंसर। सो शुड आई बिगिन? तीर चलाऊं आपसे? पंकज उधास या उदास?
UDHAS लिखते हो? जी जी। वही आज मैं नाम लिख रहा था, मैंने UDA, मैंने कहा नहीं उदास तो नहीं होगा, उदास मीनिंग में डिफरेंस क्या? उदास उदास में मीनिंग कुछ डिफरेंस है या साउथ इंडियन बहुत जैसे ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा फर्क ये है? है अलग अलग वर्ड्स हैं जी। उदास तो हम जानते ही हैं, उदास का तो मतलब उदास तो है। सबको मालूम है। उदास इज प्रॉपर सरनेम। अच्छा, प्रॉपर सरनेम है। जैसे कपूर होते हैं, चोपड़ा होते हैं, मेहरा होते हैं, जिनकी मीनिंग कुछ भी नहीं हो, जो दारू वाले होते हैं जैसे बारूद वाले। कल मेरे डायरेक्टर का नाम था बारूद वाले। मैंने कहा मैंने भी रोल किया है ग्रेट मराठा में, मैं इमरान खान गाजी था। तो आप क्या बारूद, क्या आजकल तो अलाउड नहीं, बारूद वाले का नाम उस जमाने में काम पे होता। बट उदास जो है इट्स बेसिकली अ सरनेम। तो वी बिलोंग टू गुजरात, गुजरात से ताल्लुक है। और कौन से तालुका से? ये वी कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल प्लेस नियर राजकोट। राजकोट? ओके, वेरी गुड। गया हूं मैं राजकोट में तो। जी आप। तो राजकोट से कोई 50-55 किलोमीटर गांव में इंटीरियर ऐसा गांव है, और वहाँ के हम रहने वाले हैं। तो वही बड़े पैदा हुए बचपन में, स्कूल में? वहाँ पैदा तो नहीं हुआ मैं, बॉम्बे यहाँ से नजदीक नहीं, जेतपुर करके एक छोटा सा गांव है, वहाँ पैदा हुआ। अच्छा, वहाँ पे। और मेरी परवरिश जो है वो राजकोट में हुई। मेन राजकोट में? राजकोट में ऑल ब्रदर्स, ऑल ब्रदर्स सब वहीं रहे? तीनों भाई राजकोट में। फादर मदर क्या करते थे? मेरे फादर ही वाज विद द गवर्नमेंट, तो उनकी his posting was in राजकोट। अच्छा, वेरी गुड। राजकोट में मैं बड़ा हुआ, और my mother was a housewife no doubt। तो राजकोट के पास ये जो गांव है, तो वो बेसिकली हमारी जो फैमिली है वो वी आर बेसिकली राजपूत हैं हम लोग। अच्छा, बिल्कुल नजदीक राजस्थान और गुजरात। वी बिलोंग टू जमींदार फैमिली। अच्छा, जमींदार। तो एक उस दौर में ठाकुर पंथ था जी, बिल्कुल। तो उस दौर में जो चरखड़ी हमारा गांव है, वो चरखड़ी गांव जो है वो इट फॉल्स अंडर गोंडल करके एक गोंडल एरिया है, स्टेट है। जैसे ये ओपेरा हाउस थिएटर मुंबई में जो है, हाँ, वो गोंडल महाराजा ने। अच्छा, गोंडल के महाराजा ने बनाया था? really? तो वो गोंडल महाराजा ने ये जो गांव है चरखड़ी, वो उदास परिवार को पूरा गांव दे दिया था। उदास परिवार, तो बहुत सारे उदास लोग थे वहाँ पर, मतलब पूरे राजस्थान में। उदास में ये है कि शायद आपने नोटिस किया हो कि इतने ज्यादा उदास आपको नजर नहीं आते मेरे को, आप ही दिखते हैं। ये मेरा ख्याल से ये जो सरनेम है वो हमारे परिवार तक ही सीमित है। अरे तभी so that's the reason कि आपको पूरी दुनिया में अगर कोई उदास मिल जाए तो कोई मेरा कजिन ही होगा। लेकिन इससे एक और बड़ी बात निकलती है कि ये आप तक सीमित रह गया, इसलिए बाकी लोग उदास हो गए। आप उदास रहे, वो उदास हो गए। क्या बात है। So nice. I mean, I came to know, even the audience must have come to know कि ये पंकज उदास नहीं है, पंकज उदास हैं, और उदास एक खास सरनेम है। राजकोट के पास में चिरगिल गांव, चरखड़ी गांव, जहाँ पर गोंडल के राजा रहते थे, जिन्होंने ओपेरा हाउस थिएटर बनाया, इनके साथ ये जो है वो सिकुड़ कर रह गई वो सरनेम। तो अच्छा है, इट्स अ वेरी रेयर सरनेम। इट इज। बट डज एनीवेयर योर फैमिली कनेक्टेड विद द संगीत? बस वही नहीं था, मैं आपसे वही द रीजन, इस बात का जिक्र करने की वजह यही था कि हमारा परिवार जो है वो, जैसे मैंने पहले कहा कि वो जमींदार लोग जिनको म्यूजिक से कोई मतलब नहीं है, वो तो ताली लाठी लेके घूमते हैं। तो ये है कि it's some kind of a genetical जेनेटिक में है जेनेटिकल वंडर और अ फिनोमेनन कि हम तीनों भाई गाते हैं। हमारे परिवार में कोई नहीं गाता। वही मैं पूछ रहा हूँ, आप जेनेटिक्स बोले तो जीन से नहीं आए? जीन से नहीं, आपने अपनी जीन शुरू की तीनों भाई। हाँ, तो हमारे पता नहीं क्या एक कोई होता है, अलग बात हुई कि हम तीन ही गाते हैं, बाकी हमारे ना आपके फादर ने गाया, ना कोई ऊपर आपने मदर ने गाया कुछ? माय मदर यूज्ड टू सिंग, अच्छा, ये मुझे याद है, बट प्रोफेशनली नॉट प्रोफेशनली। वो पुराने जमाने में क्या होता था कि शादियों में ढोल धमामे लेके गाना, जो अच्छा गाती हैं लोक संगीत उनको आगे कर दिया करते थे लोग। सो माय मदर वाज ऑलवेज इन फ्रंट। शायद उसी से कहीं ना कहीं आपकी जीन्स में गए, हो सकता है कि उनका जो गाना था। और मेरे फादर को बहुत शौक म्यूजिक का, सुनने का, नॉट गाने का, वो सुनने का। तो बाद में उन्होंने जिद करके एक साज है दिलरुबा, व्हिच इज अ बो इंस्ट्रूमेंट। दिलरुबा था वो इंस्ट्रूमेंट वो से बजाया जाता है। तो माय फादर हैड लर्न टू प्ले दिलरुबा। दिलरुबा, अच्छा। तो वो जब
ऑफिस अपना काम से आते थे शाम को घर पे, तो वो अपना उसको ट्यून करके दिलरुबा को थोड़ी देर शाम को घंटा 1.5 घंटा वो बजाते थे अपने शौक के लिए। अपने शौक के लिए, और आप लोग सुनते होंगे। He was never a professional, but तो ये जरूर है कि घर में कुछ ना कुछ तो संगीत का माहौल था। माहौल हो तो ही आप जैसे सिंगर बनेंगे, अदरवाइज तो संगीत का बहुत ज्यादा माहौल था। क्या बात है। तो मतलब जैसे उदास सरनेम आपके साथ आके रुक गया, बट एक चीज आपने शुरू कर दी, वो संगीत आपने अपने जनरेशन से आगे शुरू कर दी। हो सकता है कि आपके आने वाली जनरेशन जो है वो इसमें प्रोफेशनली इन्वॉल्व हो। माई विश कि आप लोग चले। सो दैट वाज द प्लेस यू केम, बिलोंग देयर। हाउ लॉन्ग यू स्टेड देयर एंड व्हेन डिड यू शिफ्ट टू बॉम्बे? बॉम्बे कहते थे उस जमाने में। तो ये बहुत अगेन इट्स जिसको कहें ना कि डेस्टिनी होती है। एक बहुत बड़ी मिसाल है ये कि मुंबई से कोई जान पहचान कोई नहीं, फैमिली का कोई कनेक्शन नो था जिसको कहें। तो सबसे बड़े जो मनर जी हैं मेरे सबसे बड़े भाई। तो my father himself was an educated man. He had done his BA LLB. मैंने BSc LLB। तो वो हमेशा इस बात पे जोर देते थे कि देखिए आप, क्योंकि उनको मालूम था हम तीनों को म्यूजिक का बड़ा शौक था। और अच्छा, आप लोग बचपन से गाना शुरू कर दिया, सबने गाना शुरू कर दिया। बिल्कुल। आप अपने परिवार के फंक्शनों में गाते होंगे। उसके अलावा वहाँ पे राजकोट में क्या स्टेज शोज, गुजरात में नवरात्रि बहुत सारे प्रोग्राम्स होते थे। गुजरात तो वाइब्रेंट है। तो मनर जी, निर्मल, मैं तो बहुत छोटा था बल्कि, बट मनर जी और निर्मल बराबर वो उन प्रोग्राम में गाते थे, बराबर माइक पे प्रोफेशनली, यानी प्रोफेशनली मींस एमेच्योरिश, बट द स्टेज इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। जी। तो मेरे फादर को मालूम था कि ये बच्चे जो हैं वो दे आर सो मच ड्रॉन टू म्यूजिक। तो वो हमेशा ये कहते थे कि बेटा ये सब ठीक है, आप जरूर करिए, मुझे कोई एतराज नहीं है, आई विल बी वेरी हैप्पी, लेकिन एजुकेशन जो है वो बहुत जरूरी है और आपको पढ़ाई लिखाई पूरी करनी है। गुड। ऐसा नहीं कि भैया आप एसएससी करके ड्रॉप आउट हो जाओ, ऐसा यूजुअली हमारे आर्टिस्ट होते हैं। जी। तो मनर जी इज बेसिकली अ मैकेनिकल इंजीनियर। रियली? तो मनर जी ने इंजीनियरिंग की। अच्छा, जब वो इंजीनियरिंग उन्होंने पूरी की तो आके उन्होंने कहा मेरे पिताजी को कि भाई मैं मुंबई जाना चाहता हूँ। अच्छा। तो घर वाले जरा थोड़े एंटेना खड़ा हो गए। Yes, they got little concerned कि भाई ये मुंबई। Then मनर जी was very young, he was 23 maybe 23। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम मुंबई तो जाओगे वो ठीक है, बट करोगे क्या? तो उन्होंने कहा मेरे पास डिग्री है, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मुझे कोई ना कोई तो काम मिल देगा। तो खैर बड़ी मुश्किल से मनर जी ने पेरेंट्स को कन्विंस किया और वो मुंबई आए। तो लकीली फॉर हिम हमारे एक दूर के रिलेशन में हमारे एक कजिन जो थे, तो वो उनके हस्बैंड थे, वो बड़े उसी तरह मुंबई स्ट्रगल करने आए थे। वो भी आए थे टू बी अ पार्ट ऑफ सिनेमा इंडस्ट्री। अच्छा। तो उन्होंने मनर जी को कहा कि भाई तुम अभी नए आए हो, तो एक काम सबसे पहले ये करो कि म्यूजिक डायरेक्टरों से मिलो। बट मनर केम विद द आइडिया ऑफ बिकमिंग अ सिंगर। यस। और वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग फादर को बोल कर आए। कैमोफ्लेज तो वो दिमाग में वो था, कन्विंस करने का एक था, बट फाइनल एम तो यही था कि पीछे बैक ऑफ माइंड ये था, प्लेबैक। और फादर को कन्विंस तो करना पड़ेगा मैं इंजीनियर हूँ। और उस जमाने में ये था कि करियर मींस प्लेबैक सिंगिंग, क्योंकि रफी साहब से तो उनको देख के, क्योंकि उस जमाने में व्हाट वी कॉल नॉन फिल्म म्यूजिक जो है वो तो था ही, तो सिर्फ सिनेमा म्यूजिक था, प्लेबैक सिंगिंग। तो ही वांटेड टू बी अ प्रॉपर प्लेबैक सिंगर। ओके। तो जो हमारे कजिन ने कहा कि जाओ। कजिन के जो हस्बैंड थे उनका नाम था, बहनोई थे हमारे, उनका नाम था मनु भाई। तो मनु भाई ने मनर जी को इंट्रोड्यूस किया कल्याण जी भाई से। अच्छा। और मनर भाई ने कल्याण जी भाई के साथ दिन रात जाना शुरू कर दिया, बैठना शुरू किया। पेडर रोड में, पेडर सामने म्यूजिक रूम था, फर्स्ट फ्लोर पे म्यूजिक रूम। मैं रोज गुजरता था, देखता था कल्याण जी भाई कभी भी खड़े होते थे बैल्कनी में। जी बिल्कुल। अभी आनंद जी भाई को बुला रहा हूँ अपने प्रोग्राम में। अच्छा। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है उनकी,
बट मैं चाहता था उनसे कुछ बातें जी करें। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो उन्होंने फिर मिला। तो विमला महल में वो फर्स्ट हाँ, फ्लोर पे, हाँ। तो मनोज जी जाते थे वहां पे, और उसमें लक वुड हैव इट के मनोज जी की तकदीर और जो भी कहें आप, कि एक गाना बहुत दिलचस्प किस्सा है। मैं मुकेश जी के बड़ेपन की भी बात कर रहा हूँ। एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है कि एक गाना, एक फिल्म आई थी विश्वास थी, उसमें एक गाना था, आपसे हमको बिछड़े हुए एक जमाना बीत गया। वो गाना केवल कश्यप करके एक फिल्म, केवल कश्यप डायरेक्टर, यस। तो केवल जी वो फिल्म की शूटिंग कर रहे थे देहरादून, ओके, और उनको इमरजेंसी में उस गाने की जरूरत थी। तो उन्होंने कहा कल्याण जी भाई को कि मुझे किसी भी हालात, किसी भी सूरत में, रिकॉर्ड नहीं हुआ था गाना, नहीं गाना रिकॉर्ड नहीं होता, बस उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में मुझे कल आप ये गाना करके दीजिए, मुझे शूट करना है। हाँ। तो ये हुआ कि भाई कल्याण जी भाई ने कहा ठीक है। अब कल्याण जी भाई ने कहा कि मुकेश जी से गवाएंगे। अब मुकेश जी थे नहीं मुंबई में, मुकेश जी वाज अब्रॉड, आउट ऑफ इंडिया, वो भी बहुत जाते थे। तो फिर ये कोशिश हुई कि रफी साहब हों, अच्छा, तो रफी साहब भी नहीं मिले। तो कल्याण जी भाई ने कहा कि केवल जी को कि भाई एक मनहर करके जो उनके मेरे पास है, जो गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, आप चाहे तो मनहर से गवा लीजिए, और बाद में जब मुकेश जी आएंगे तो आप मुकेश जी से डब हम करवा, जो होता था वैसा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे तो शूट उनका करना काम हो जाएगा, सॉल्व। तो आप मुझे गाना करके दे दी। तो मनहर जी को बुलाया गया और मनहर जी ने वो गाना गा दिया। इट वाज अ ड्यूएट। क्या वर्डिंग्स थे? आपसे हमको बिछड़े हुए एक जमाना बीत गया, आपसे, हाँ याद आ रहा है। तो मनहर जी के साथ सुमन कल्याण के साथ में वो ड्यूएट था। तो मनहर जी ने वो गाना गा दिया और बहुत अच्छा गाया, दिल से गाया होगा, पहली बार मौका मिल रहा है, दरवाजा खुलने की चांस। गाना शूट हो गया, सब कुछ हो गया। हाँ। उसके बाद जब वक्त आया तो केवल कश्यप जी ने कल्याण जी भाई को कहा, और कल्याण जी भाई ने मुकेश जी को बुलाया। ये सब फेमस, एक बहुत मशहूर अपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो था तारदेव, फेमस तारदेव। तो फेमस में सबको बुलाया गया और मुकेश जी को कहा कि भाई ये गाना आपको डब करना। तो मुकेश जी ने कहा अच्छा भाई सुनाओ। तो मुकेश जी ने गाना एक बार सुना, बोले फिर से सुनाओ, दूसरी बार सुना, 2 बार गाना सुन के मुकेश जी ने कल्याण जी भाई को कहा कि कल्याण जी भाई, किसी ने ये गाना इतना अच्छा गाया। केवल कश्यप जी को भी कहा कि भाई इतना अच्छा गाया है किसी ने, क्यों मुझसे गाओ? बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। तो अब देखिए डेस्टिनी कैसे, डेस्टिनी नहीं, इतनी छोटी बात है लेकिन कैसे चेंज होती है किसी की डेस्टिनी। तो कल्याण जी मैंने कहा मुकेश जी आर यू श्योर? के मुकेश जी ने कहा बिल्कुल, ये आप इसको छेड़िए मत, ये गाना ऐसे ही रखिए। क्या बात है। और ये तय हुआ कि ये गाना मनहर की आवाज में रखेंगे, It will remain as Manar's song। और वो गाना आया और वो गाना बहुत अच्छा हिट हो गया। तो वहां से मनहर जी का करियर शुरू हो गई। एक चीज चाहिए होती बस। अब वो उनका जो करियर शुरू हुआ, तो मनहर जी वाज वेरी अटैच्ड टू द फैमिली। या आप लोग तीनों भाइयों को मैंने कहानियां बहुत सुनी है, साथ में रहते थे, साथ में घूमते थे। तो वी डिसाइडेड, मनहर जी डिसाइडेड, ही सेड कि आई वांट माय फैमिली इन मुंबई। अच्छा, तब तक अकेले गए? हम लोग अकेले रहते थे, तो गए अकेले, आप लोग उधर ही थे। तो उन्होंने घर बना लिया था मनहर ने? नहीं, ही वाज लिविंग इन एन अपार्टमेंट, पेइंग गेस्ट या अपार्टमेंट में रहते थे। तो आई मीन रेंटेड अपार्टमेंट जी। तो फादर को कहा गया और फिर हम लोग चारों, मैं, फादर और 2 भाई, वी शिफ्टेड टू मुंबई। मदर आल्सो, सो ऑल 4 ऑफ अस शिफ्टेड टू मुंबई। हम मुंबई आए 1967 में। 67, ओके। तो मेरी तो पढ़ाई चल रही थी, तो मैंने यहाँ आके आई टुक एन एडमिशन इन कॉलेज। मैं कॉलेज के 3रे साल में था, 3rd ईयर में, तो मैंने यहाँ आके एडमिशन लिया। कौन से कॉलेज में आपने? पहले मैं विल्सन कॉलेज में गया, फिर बाद में आई वेंट टू ज़ेवियर्स। वेरी 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 मतलब कोइंसिडेंस है कि 68 तक मैं ज़ेवियर्स में था। अच्छा, मैंने बीएससी की है, 68 में पास हुआ हूँ सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज। सो दैट इज सेम। बट आई यूज्ड टू उज़मा रवि चोपड़ा हुआ करके। वी आर एलिमिनाइज। टुगेदर, यस डेफिनेटली। ओके, तभी मैं जानना चाहता था कि कौन से कॉलेज, अगर ज़ेवियर्स तो फिर तो बहुत बड़ी डेस्टिनी है। आई जॉइंड ज़ेवियर्स इन 72। तब तक मैं
शिफ्ट हो गया था लॉ कॉलेज, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में मैंने 3 साल किए थे मैंने। 68 का मतलब 69, 70, 71, फिर 72 में फिल्म इंस्टीट्यूट चला गया। तो दैट वाज द टाइम व्हेन यू वर देयर। हम आपको जानते थे कि भाई ये 3 भाई हैं और देखो क्या किस्मत होगी कि मनोहर भाई ने मेरे लिए गाना गाया। तो फिर क्या हुआ, फिर आपने आप आ गए। And then obviously we started living together, all the brothers. कहाँ लिया अपार्टमेंट घर Yeah, साथ? we used to live on Warden Road. वार्डन रोड में, यस। Warden Road पे रहे। I think पता नहीं क्यों, लेकिन तब से जब, क्योंकि मनोहर भाई वार्डन रोड पे इसलिए रहते थे कि कल्याण जी भाई was next door. पास में next door, Walking वो distance पैदल था। रोड है वार्डन जी, रोड जी, में। जी। तो फिर वो आदत सी हो गई उस एरिया की, वहाँ रह जाओ तो फिर कभी इधर आने का दिल नहीं करता, कहीं और जाने का दिल दिल्ली नहीं करता। मेरे बड़े भाई भी कभी नहीं कर पाए जी। तो we all used to live together. इन वार्डन रोड। जी जी। शादियां नहीं हुई थी आप लोगों की? बिल्कुल नहीं, तीनों की नहीं। ओके। जी। फिर आगे फिर आप कैसे उभरे? तो ये है कि वहां से धीरे धीरे शुरुआत हुई और मेरी कहानी तो कुछ अलग है, पूरी कहानी। बट डिस्टेंस है मनोहर के और आपकी करियर के बीच में। जैसे कि ये पहला गाना आपने मनोहर भाई ने पहला गाना 1967 में गाया। 67 में गाया, आपने कब गाया? मैंने मेरी फिल्म का पहला गाना जो है वो 1971 में गाया था। 67, 91, 4 साल। 4 साल। लेकिन वो 71 का गाना जो मैंने गाया था, उसके बाद देन आई स्ट्रगल्ड फॉर 10 फुल इयर्स। होता है कभी कभी आप उसके से बाद बोलते। उसके बाद 10 साल स्ट्रगल। 10 साल स्ट्रगल किया। गाना कौन सा था पहली कौन सी वो फिल्म? एक फिल्म आई थी जो एक्सपेरिमेंटल फिल्म थी। हाँ। बहुत बड़े फिल्म मेकर थे बी.आर. इशारा साहब। ओह, मैं काम कर चुका हूँ जी। बी.आर. तो इशारा। इशारा साहब ने एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म किसी के लिए बनाई थी, कोई एक एस्पायरिंग एक्टर वो थे। ऐसी 14 दिन में फिल्म बनाते थे बस फटाफट। वही थी। इट वाज मेड इन 14 डेज में बनाया, बहुत अच्छे डायरेक्टर। एस्पायरिंग कोई एक्टर थे, हाँ। उन्होंने इशारा साहब को कहा "ये भी कैसे भी करके मुझे ये फिल्म बना दो"। तो इशारा साहब अग्रीड के ठीक है। और उषा खन्ना का म्यूजिक था। अच्छा, उषा जी एज यू नो वाज नोन फॉर गिविंग ब्रेक्स टू ऑल द न्यूकमर्स। तो उषा जी का क्या था, उषा जी वाज वेरी फ्रेंडली विद मनोहर भाई और परिवार के साथ। तो उषा जी रेगुलरली घर पे भी आती थी और तो उषा जी हमेशा मुझे सुनती थी क्योंकि मैं बैठ के गाता था। उषा जी को गाने गजलें सुनाता था। तो उषा जी ने कहा कि भाई ये पंकज से गवाते। अच्छा, उन्होंने सजेस्ट। तो वो गाना भी फेमस था, आगे में रिकॉर्ड हुआ था। ओके। तो दैट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग व्हिच आई sang फॉर इशारा साहब। एक फिल्म थी कामना। एक फिल्म बनी। जी। कामना, चेतना, हाँ। दोराहा। हाँ, बहुत सारी मेरे साथ में एक फिल्म की थी जिसमें मैंने, तो बहुत कमाल के आदमी थे, चप्पल के बगैर घूमते थे, है ना? चप्पल नहीं पहनते थे, बट बंगलोज में शूटिंग करते थे। बड़े बड़े प्रोड्यूसर हिल गए थे, वो हिल गए थे। तो आपने फिर वो गाना गाया, वो फिल्म रिलीज हुई? वो फिल्म शायद नहीं आई होगी बिकॉज एक्सपेरिमेंटल फिल्म। तो दैट गिव यू स्टार्ट बट डिड नॉट गिव यू सक्सेस। नॉट एट ऑल। ना, बिकॉज चले नहीं तो सक्सेस नहीं मिली। तो आप 10 साल वेट किया। और तब तक मनोहर आगे बढ़ता था। मनोहर भाई तो बहुत आगे निकल गए थे। और बीच में सर मुकेश खन्ना के लिए भी गा लिया होगा बीच में। हाँ बिल्कुल, आपके लिए गाना गाइए। मेरी फिल्म थी उस जमाने में, महाभारत के पहले की फिल्में थी। जी। रूही, वक्त के शहजादे, कैप्टन बैरी, दर्द दिल। सो खूनी मेरी 79 में हुई। 88 में महाभारत है। तो 79, 80, 81 के दौरान पे मनोहर जी को मैंने रूही फिल्म के लिए गाना गाया। कहीं पूछना आप उनसे। ओके, रूही। तो ये हुआ कि ये अगेन एज आई सेड के डेस्टिनी डिसाइड्स व्हाट आपको डायरेक्शन देती है। हाँ बिल्कुल डायरेक्शन। तो उस दौर में ड्यूरिंग दोस 10 इयर्स इतनी सारी बातें हुई। You went through the experience. Went through the entire grind और इतने अलग अलग तजुर्बे हुए। आपको इंडस्ट्री का ऐसा है, इंडस्ट्री का। उसमें ये है कि एक बात उभर के आई कि गजल। अच्छा, गजल तब तक नहीं आप? मैं गजल गाता था। उसके पहले I was known for singing। तभी आपने उनको भी सुनाया था। उषा जी ने भी वही गजल सुन के मुझे गाना। अच्छा। तो मेरा ख्याल से 71 के बाद गजल से मेरा रिश्ता कुछ ज्यादा पंकज उधास is known for ghazals। जी। और कहीं ना कहीं अंदर से मुझे ऐसा लगता है कि it was something which is मेरे अंदर से ही निकलता। कोई एक ऐसा पैशन था for this particular format of singing कि कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता था कि मुझे ये गजल गाना है। तो मैं
बहुत सारी गजलें गाता था अलग अलग। उस जमाने में दौर था मेहदी हसन साहब का। जिसका मेहदी हसन मेहदी हसन और भूपेंद्र हाँ, भूपेंद्र जी मेरे सीनियर। सीनियर। तो मेहदी हसन साहब और अच्छा, मेहदी हसन साहब बिलोंग्स टू पाकिस्तान और मेहदी साहब वाज फ्रॉम पाकिस्तान, बट यूज्ड टू कम टू इंडिया। तो हाँ, इंडिया आते भी थे, उनके कैसेट्स भी आते थे, उनके कंसर्ट्स भी होते होंगे। तो मैं वो गजलें गाता था, लेकिन जैसे मैंने कहा कि डेस्टिनी का जो खेल है वो ऐसा है कि 76 में मैं कहीं हार गया। आप थोड़े से वो हो गए, मुझे कहीं इस डिप्रेशन बात टाइप। का एहसास हुआ कि शायद मैं म्यूजिक के फील्ड में कुछ न कर पाऊं। अच्छा, ये फीलिंग आई आपको कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, होगा नहीं मेरा, क्या होगा तो आगे? अभी आगे क्या क्या होगा होगा, मेरा? क्या करूं मैं? अच्छा, तो वर यू मैरिड दैट टाइम? नो, आई वाज नॉट मैरिड, आई वाज सिंगल। ओके, बिफोर दैट, ओके। तो फिर मैंने बहुत सोचा, मैंने कहा, तो मेरे एक दोस्त he had migrated to Canada. ओके, मेरे एक अजीज दोस्त थे बेचारे, unfortunately he was senior to me, but unfortunately he passed away. फर्स्ट टाइम, तो वो कनाडा में रहते थे, उन्होंने कहा तुम यहाँ आ जाओ। ओके। बोले कनाडा इज a new country for उस वक्त तो नहीं थी जो एक्सपैट्रिएट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी जगह है, अच्छा मुल्क है, और तुम्हें यहाँ तो स्कोप भी है। हाँ, बहुत स्कोप है, बहुत काम मिलेगा, यू कैन मेक अ फ्यूचर करियर आउट ऑफ इट। लेकिन वहां पे क्या हुआ कि जैसे वही बात कर रहे थे हम लोग डेस्टिनी की, वहां ये हुआ कि वहां पे इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर वर्क और सेटलिंग डाउन, उसके बजाय मैं कॉन्सर्ट कर रहा था। अच्छा, आपने पकड़ लिए कंसर्ट्स, और इतने सारे कॉन्सर्ट्स किए मैंने वहां पे, मिल गया आपको पूरे बहुत, और कुकिंग। दुनिया, द वर्ल्ड वाज एंजॉयिंग माय म्यूजिक। हाँ, you are, I must tell the audience also, he was known for his voice quality. इनको कहा जाता था सिल्की आवाज, ये आपने भी सुना होगा, वेलवेटी या सिल्की आवाज। तो वो आपका तो चल उसके गया। बाद फिर वो वहाँ के सब लोकल लोग थे ये, तो उन्होंने मुझे कहा कि पंकज, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, वेस्टिंग, आप यहाँ कितना गा लोगे, क्या कर लोगे, कब तक गाओगे? आपके लिए जो प्लेइंग फील्ड है वो तो इंडिया में है, यहाँ तो कुछ नहीं। बात तो सही कही। आई लिव्ड देयर फॉर मोर देन 6 months। 6 months में आपने गाने वाले 6 महीने में मुझे इस बात का एहसास हो गया कि भाई आई हैव रीच्ड द सैचुरेशन पॉइंट हियर इन कनाडा, तो अब मुझे वापस जाना बॉलीवुड चाहिए। सो आई पैक्ड माय बैग्स एंड केम बैक। और उसके बाद फिर मैंने फिर से स्ट्रगल शुरू किया मेरा, और इट वाज इन 1980 I released my first गजल album। क्या नाम? उसका नाम था आहट। आहट जी। और वो आहट, ईश्वर की ऐसी मेहरबानी हुई कि आहट रिलीज होने के बाद उसके बाद मैंने कभी पीछे पीछे नहीं देखा, वो बहुत बड़ी हिट हो गई। हमारे यहाँ हिट चाहिए, एक फ्राइडे हमारे एक्टर के लिए चाहिए होता है, आपके लिए एक गजल, एक कौन सा, एक एल्बम हिट हो गई तो फिर यहाँ तो लोग भीड़ चाल, यहाँ पर आपको गरम गरम तवा मिल जाए रोटी सेकने के लिए फटाफट पहले हाथ ही लगाएंगे आपको। अच्छा, तो 1980 was the point where you started moving in one direction। उसके पहले थोड़ा टाइम तक आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेशन रहा, मतलब आप कह रहे हो, यानी जैसे मैंने कहा कि 1971 to 1980 almost 10 years तक। But did it break you? मतलब उसका आपको मतलब कोई डिप्रेशन There वगैरह? were no depression तो नहीं, because I guess I was very young, फैमिली के साथ and young भी थे। फैमिली भी था, और उसके अलावा ये था कि एक जोश था सबसे अच्छा, बड़ी बात। वो कम नहीं हुआ। नहीं, जोश कभी कम नहीं हुआ, आज भी कम नहीं हुआ। गुड तो गुड, दैट ये इज व्हाट वो इज, एक वो जज्बा है, वो आपको जिंदा रखता वो आगे बढ़ाता है, Yes, जज्बा ही आगे बढ़ाता है। जिस दिन जज्बा थोड़ा तो खत्म हो गया। ओके, सो यू बिकेम 1980 में यू वर गिवन अ टाइटल ऑफ गजल। जी जैसे आज यहाँ पर अनूप जी को बोलते हैं भजन सम्राट, जी। आपको कुछ बनाया था उसमें गजल I would सम्राट? like it। मुझे, मैं अपने आप को एक कोई मुझे अच्छा सिंगर सिल्की आवाज मैंने सुनी है, जी। मैंने आपके कॉन्सर्ट्स कभी शायद अटेंड नहीं किए हैं, जी। या पता लगता है एक कॉन्सर्ट में मैं था आपके साथ, आप जी। स्टेज पे थे, मैं समथिंग आई I रिमेंबर, think probably in Delhi or दिल्ली है सब Yes. जो लोग अरेंज करते हैं, मैं जी। उनके फंक्शन में मैं चीफ गेस्ट था, जी, आप जी। गा रहे थे। दैट्स द ओनली टाइम, बट आई रिमेंबर पीपल कॉलिंग इट, क्या आवाज है, क्या सिल्की आवाज है। और लेकिन अब हम इस जगह पहुंचे जहां मैं सवाल पूछ सकता हूं आपसे कि आपने एक गाना गाया है जिसका नाम है चिट्ठी आई है। जी।
और एक गाना आपने गाया था, चांदी सा क्या बदन, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे. This is an emotional song. This is romantic song. जी जी. What is Pankaj Udhas specialized in emotional? What अंदर से आपकी क्या emotional निकलता है कि because you are both songs are so good. Totally. और आपको आपके अंदर से वाला क्या होता है? आपको ये पसंद की ये पसंद नहीं. मैं जाती चिट्ठिया was a rage. जी. जाती तौर पे obviously on personal level I am very emotional and I prefer the intensity of the song. Yes. तो रोमांटिक में तो डिंग 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 डांस वास भी निकल जाता है. ये है कि मैं समझता हूँ कि even romance can be very intense. Yeah, it has to be. If it is properly expressed, if it is properly put together, filled together with emotion. जैसे चांदी जैसा रंग है तेरा, वो जो गीत है, नगमा है, तो उसमें कौन से आर्टिस्ट थे? Sorry, मैंने अकेले it was a solo. But not in any films. Not in any film. आपकी खुद की एल्बम? हाँ, मेरी एल्बम मैंने 1984 में I sang at Albert Hall. Albert Hall में जाके गाया था. अच्छा, ये वाला. Okay. 1984 में जब मैंने Albert Hall में गाया, चांदी जैसा बना, चांदी जैसा या पीछे? जब नहीं, मैंने कॉन्सर्ट किया था वहाँ पे. हाँ, तो उस कॉन्सर्ट के लिए मैं खास ये गाना तैयार करके ले गया. अच्छा, इसको तैयार करके उसके लिए. I sang this song for the first time at Albert Hall. चिट्ठी या ये चांदी जैसा? चांदी जैसा. चिट्ठिया ही जब तक नहीं आया था तब तक. अच्छा, ओके. तो चांदी जैसा मैंने जब अल्बर्ट हॉल में गाया तो इट वाज अ बिग हिट. पहली बार. सो व्हाट वी डिड वाज कि वो अल्बर्ट हॉल का पूरा कॉन्सर्ट हमने मल्टी ट्रैक रिकॉर्ड किया था. ओके. तो मुंबई वापस आके फिर मैंने स्टूडियो में जाके उसको पोस्ट प्रोडक्शन करके उसको भी रिलीज इट एज एन एल्बम, पंकज उदास लाइव एट अल्बर्ट. तो उसमें ये गाना था, चांदी जैसा रंग. एंड दैट सॉन्ग टुक ऑफ फ्रॉम डे वन. यानी लोगों ने इतना पसंद किया कि इवन टुडे, आज भी जब मैं लाइव कॉन्सर्ट करता हूँ तो चांदी जैसा रंग है तेरा तो गाना ही पड़ता है. डिमांड रहता है वही गाने का. होता है, लोगों का फेवरेट होता है. आपका एक फेवरेट होता है, पकड़ते हैं वो. क्या लोग चिल्लाते हैं चांदी जैसा, चांदी जैसा? हाँ, बहुत फरमाइशें. यानी लोग जजाज मोदी मोदी मोदी. तो वहाँ पे कॉन्सर्ट्स में क्या होता है? जी, होता है चांदी जैसा, चांदी जैसा होता है जी. मैं लता जी की किताब पढ़ रहा हूँ जी, हरीश भिमानी ने लिखी है. उसमें उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली लिखा उस आदमी ने, कैसे वो तैयारी करती थी, कैसे वो रिहर्सलें करवाती थी लोगों को पकड़ के, इतनी बड़ी सिंगर के बाद में, और कैसे वो उनके कॉन्सर्ट्स में जाती थी. तो बोलते एक पीछे वाले ने लिखा था कि वो जो पीछे खड़े होते थे उनके जो साजिंदे, बोलते वो उनको बोलने का शौक नहीं था. बोले बोलो आओ मत मुझसे, गाना गाओ. तो वो बोलती जब आती थी ना तो यहाँ पर लाल होता था पूरा. तो वो बोलती है मैं उसको पीछे से देखता था, वो आके पहले एक श्लोक पढ़ती थी, फिर पूरा, चाहे वो डिज्नी हो, चाहे वो शिकागो हो, चाहे वो हॉल ताली से गूंजता था, फिर उसके बाद में गाना शुरू करती तो उसका रेडनेस उड़ जाता था, कॉन्फिडेंस आ जाता था. तो आपके लिए भी कॉन्सर्ट्स मायने रखता है? आप जब जाते हो तो रिहर्सल करते हो? ये जो पुरानी कहावत, हाउ डज इट हैपन? आई मीन, आपको कोई बुक करता है सपोज कि ये डेट चाहिए हमको, हमारे ये सब कौन होते हैं? और ये लोग सपोज there are various promoters रहते there are हैं. many organizations also, they do their fundraisers वगैरह सारा, तो I go through them. बट ज्यादा हमें बाहर कंट्री में कम इधर है कि नहीं, ज्यादा हिंदुस्तान में मोर और लेस सेम है, बट टाउन्स में, दिल्ली, इधर उधर शहरों में नहीं, बट इवन स्मॉल प्लेसेस दे कॉल यू. बिग फॉलोइंग. अभी जैसे पोस्ट कोविड तो नहीं कहूंगा, इन द मिडल ऑफ कोविड के बाद ऑलमोस्ट somewhere around beginning of 21 I went to Rampur for a concert. अच्छा, रामपुर में गए. Rampur is not that big a place. जयप्रदा का मेरे ख्याल से टाउन है शायद. हाँ जी, it is her constituency. तो रामपुर में मैंने प्रोग्राम किया तो 6,000 people. 6,000 people in spite of corona. Yes. क्या बात. तो ये है कि the following is everywhere. चाहे मैं बिहार में जाऊं या, नहीं, फॉलोइंग की बात नहीं कर रहा मैं, बोल रहा हूँ कि ऑर्गेनाइजर्स बाहर वाले ज्यादा. मैं भी गया हूँ, हॉलैंड में गया हूँ, मुझे जॉनी वेस्ली लेके गए थे. बट दीज आर वन ऑफ द वेरी फ्यू प्लेसेस आई वेंट एज फॉरेन कंट्री. आपने कितने कॉन्सर्ट्स कर लिए? I don't remember. Very count. I have not kept a count, but बस वही ज़ील, वही जोश, वही जज्बा. आज भी रिहर्सल करते हो? हाँ.
करवाते हो अपने लोगों से किस पे? मैं बिल्कुल, आपने जब लता जी की बात की तो मुझे याद है, इसी लता जी वाज अ रोल मॉडल फॉर ऑल ऑफ एवरीबॉडी, यस। जितने कलाकार हैं हम सब सीखना चाहिए। रोल मॉडल। और मुझे अभी भी याद है कि उनके घर में नीचे एक जहाँ रहती वो थी, भी सामने ही थे, प्रभु कुंज में। तो वहाँ नीचे एक हॉल है। अच्छा, उनकी बिल्डिंग के नीचे, ग्राउंड फ्लोर पे नीचे, हाँ। तो उसी हॉल में वो रिहर्सल करती थी। Really? अब कोई ये कहेगा कि भाई लता मंगेशकर को रिहर्सल की क्या जरूरत है, मैं भी किताब में पढ़ रहा था। But she would make sure that she would do not one rehearsal, she'll do 10 rehearsals. राजेंद्र को बोलते नहीं करना है, उनको घूमने जाना होता था, उन्हें घूमने के लिए बाद में तो डेट निकालना पहले नहीं। She used to make sure, and I think that's the key to success. That is called homework. अभी ये है कि I have always followed her in so many ways in terms of learning good things. Really? And this is one of them. That you need to be absolutely spot on. ऐसा नहीं कि भाई because one take है, वहाँ हमारी फिल्मों की तरह retakes नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है वहाँ पे। तो जो आपने किया हो बस खत्म, लास्ट। लता जी जैसी लेजेंड ने लिखा है, मुझसे गाने गवा लो, शब्द मैं नहीं बोल। तो हरीश ने पूछा उसको, बोला आप इतना अच्छा बोल लेती। अरे नहीं हरीश जी, अब पता नहीं, उस वक्त मेरे को टेंशन रहता है कोई गलत शब्द ना निकल जाए। कमाल, दैट मींस शी वाज कॉन्शियस ऑफ हर परफॉर्मेंस। यस, जो आप सबको होना चाहिए। बिल्कुल। ये नहीं कि पैसे मिले, अरे चलो गाना सुनना, ओके सुना, बीच में कोई रोक नहीं। You can't take the audience for granted. So that is रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सब में है। आपको लगता है जितने भी जाते कॉन्सर्ट, चाहे इवन सुरेश भोंसले, इट शुड बी। जैसे वो कहते हैं ना कि बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, बटरफ्लाइज, चाहे आप हो या मैं हूं, बिफोर परफॉर्मेंस, बिफोर अ शॉट, कहीं ना कहीं यू हैव टू अपने आप को पूरा तैयार करना पड़ता है। ये थोड़ा होता है। अमिताभ बच्चन के बारे में भी सुना है कि बहुत मेहनत करते थे बिफोर द शो। कहीं ना कहीं एक वो एंजाइटी आती है कि यार मैं ठीक करूंगा नहीं करूंगा, वो एक थोड़ी सेकंड के लिए वो एक जज्बा एब्सोल्युटली एसेंशियल है, isn't it? Yes, and that is important. That's what I If you don't have butterflies in your stomach, then there's something wrong. Then you are not responsible for your performance. Yes. फिर आप बोलोगे इम्प्रॉम्प्टो कुछ भी कर दो, और इम्प्रॉम्प्टो में कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है, बट इफ यू आर स्पॉट ऑन तो अच्छा ही निकलेगा, बिकॉज आपने मेहनत की। ग्रेट। सो दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर यू टू 1980. 1980 to 2022, nearly 40 years. 42 years. 42 years to be very right. 42 years में आपकी गाड़ी फिर कैसे चली? आपने फिल्मों के लिए ये जो चिट्ठी आई कब आया? चिट्ठी आई जी बिल्कुल। तो अभी बॉर्डर, वाज इट फिल्म लाइक बॉर्डर और नहीं? It was नाम। It was 1986. संजय एंड गौरव। Yes. ये मेरे ख्याल से another turning point in your life? जी, उसमें कोई शक नहीं है। But as I said earlier that 1971 में एक फिल्म का गाना गाया था, उसके बाद 10 साल for movies. तो ये है कि उसके बाद फिर जो फोकस गजलों पे था, और गजलों आपने का गजल पकड़ लिया, दौर चला, और हमने तो उसमें टू बी वेरी ऑनेस्ट कभी वक्त ही नहीं मिला कि मैं प्लेबैक सिंगिंग की ओर ध्यान दूं। बट एक ऐसा दौर आया 1985 में, मेरा एक एल्बम आया था नायाब, और 1986 में मेरा एक एल्बम आया आफरीन। These two albums were the best selling albums of that era. 85 to 90. 86 2 साल में मेरे ख्याल से ये दो एल्बम फिल्म के एल्बम से भी ज्यादा गए, नायाब एंड आफरीन। तो जाहिर है कि एवरीवन टुक अ नोट ऑफ दैट। तो कहीं ना कहीं फिल्म मिनिस्ट्री ने इस बात को रजिस्टर किया, और उसके बाद फिल्मों के लिए ऑफर्स आने लगे। उस वक्त आप थे इस गजल के मेरी सिंह का कोई बोले, भूपेंद्र भी पुराने हो गए। मेरे दो सीनियर्स थे, भूपेंद्र जी और जगजीत सिंह जी वाज वेरी पॉपुलर। और मेरे जो कंटेम्पररी हैं उसमें से तलत अजीज और अनूप भी गजल गाते थे, अनूप जी भजन सम्राट। अच्छा गजल तो हाँ, ही यूज्ड टू सिंग गजल उस दौर में। तो हम तीनों थे जो वी वर अच्छा ग्रुप ऑफ पीपल जिन्होंने पॉपुलर कर दिया ये एल्बम्स को। पर ये सब एल्बम्स, नॉट फिल्म्स। नो फिल्म्स। ओके। तो उस दौर में ये हुआ कि ये फिल्म बन रही थी नाम। राजेंद्र कुमार जी वाज द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म। हाँ, बिकॉज़ गौरव को। यस।
तो राजेंद्र कुमार जी, एज यू नो, द ग्रेट एक्टर, सिल्वर जुबली स्टार, 6 फिल्में सिल्वर जुबली होती जी जी जी। तो राजेंद्र कुमार जी वाज मेकिंग दिस फिल्म, और सलीम साहब वाज राइटिंग द फिल्म। नॉट जावेद सलीम, सलीम जावेद जो अलग हो गए थे वो अलग हुए थे, एंड दिस वाज द फर्स्ट फिल्म ऑफ which Salim Saab was writing. Yeah, you're right. After splitting Yeah. with Javed Saab. तो एक बहुत जिसको कहे कि चैलेंजिंग सिचुएशन थी सलीम के लिए सलीम भी, साहब के लिए, राजेंद्र साहब के लिए, राजेंद्र कुमार जी के लिए, सबके लिए, एंड महेश भट्ट साहब वाज डायरेक्टिंग। अच्छा, महेश भट्ट वाज डायरेक्टिंग, यस ट्रू। तो उस फिल्म में ये एक सिचुएशन थी कि संजय दत्त जो है वो हिंदुस्तान से बाहर है, अब उसको वापस लाना है तो कैसे लाएं? कोई एक ऐसी घटना हो कि जिससे वो अपनी सोच बदलता है, मतलब आना नहीं चाहता था। हाँ, जो चेंज ऑफ हार्ट कहते हैं, तो वो ये था कि उनको कोई ऐसी सिचुएशन, इंटेंस सिचुएशन की जरूरत थी कि जिससे वो सब छोड़ के वापस आ जाए। क्या बात है, ये सिचुएशन थी मतलब। तो उसमें बहुत सारा बहस हुआ, वो बाद में मुझे पता चला, खैर। तो फिर ये डिसाइड हुआ, सलीम साहब ने पहले से जोर दिया था कि मुझे ये चाहिए कि कोई एक ऐसा गाना हो, लाइव कॉन्सर्ट हो, और ऐसा गाना हो कि जो सुन के उसके अंदर के इमोशंस जागे, वो अचानक उसको इस बात का एहसास हो कि माँ, भाई, ये वो सब, वो कहाँ है सब लोग, मैं यहाँ क्या करूँ। सिचुएशन ये थी, वो स्टेज में थे और आप गाना गा रहे थे, तो वो ये हुआ कि ये कोई गाना होना चाहिए। तो सलीम साहब वेंट वन स्टेप फॉरवर्ड फर्दर एंड ही सेड कि कोई रियल लाइफ आर्टिस्ट होना चाहिए जो गाना गा रहा है, कॉन्सर्ट्स गाने में, वो एक्टर नहीं चाहिए, प्लेबैक नहीं चाहिए। फिर सबने कहा कि भाई इस टाइम पे पॉपुलर, तो जो मैंने नायाब और आफरीन की बात की, these two albums were पॉपुलर हो चुके थे, तो सलीम साहब ने कहा पंकज को पकड़ो। तो that's how you were called, चिट्ठी आई है की रिकॉर्डिंग, and you shot first time गाना, हाँ, पहली बार as an actor I appeared on the screen। क्या बात है, with your own personality, with your own name, with your own song, गजल, and it clicked। जी बिल्कुल। और मैंने शायद फिल्म देखी कि पता नहीं, पर वो मतलब सुनील दत्त, अपना संजय दत्त ऑडियंस में सुन रहा है, संजय दत्त, अमृता सिंह, अच्छा अमृता भी साथ में उसके, and they were in the audience। गौरव नहीं, उस गाने में गौरव was in India, waiting for him। अच्छा, भाई की कहाँ, yes। और आकाश खुराना थे उसमें, आकाश खुराना, तो आकाश जी was supposed to be from Pakistan, तो वो सब यानी जो अरेंज कराते हैं, जो नॉन रेसिडेंट हैं, वो सारे they get moved, they get emotionally moved। घर याद आता है सबको। क्या ये 2-3 लाइन पब्लिक को सुना देंगे उस गाने, because you were known for that song। जी। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। क्या बात, मुझे याद है पूरा आई थिंक पूरी बॉलीवुड ने नोट किया था वो गाना जी। जैसे एक और गाना इस तरह का मशहूर हुआ था शायद बॉर्डर से, जी हाँ, जब अपने घर को याद करते हैं, संदेश से आते हैं, सो पूरी इंडिया हिल गई थी उसमें, बिकॉज उस वक्त चाइना वॉर चल रही थी, और आपके टाइम पे ये गाना महेश भट्ट वो टॉप पे थे उस वक्त, तो एंड वेरी वेल पिक्चराइज्ड, सो दैट डिड नॉट कन्वर्ट यू फ्रॉम अ गजल सिंगर टू एन एक्टर। हाँ, वो आया, एक ऐसा दौर आया कि जिसमें जिसको कहें कि आई वाज डिवाइडेड बिटवीन 3, कि एक तरफ गजल सिंगिंग थी, एक तरफ प्लेबैक सिंगिंग थी, और तीसरी तरफ एक्टिंग इन सिनेमा। ऑफर आने शुरू हो गए? जी बिल्कुल, मेरे पास 2-4 प्रोड्यूसर्स आए कि भाई आपको लेके हम फिल्म बनाना चाहते हैं। अच्छा, बिल्कुल, एंड इट्स
for a young man. Oh, At that stage I was very young. zoom करने वाली I बात. was in my 30s. 30s. So obviously it was very tempting. कि भाई चलो. Which never came to Manhar. No. So that is your achievement. Yeah. So But- आपको और भी वो हुआ होगा कि अरे But somehow the better sense prevailed. better sense prevail. ये बात तो था आपको मैंने खुद डिसाइड करना. जी मैंने कहा कि साहब मैं गाना जो गा रहा हूँ वो अच्छी बात है, यहाँ तक नहीं जाना है मुझे. जैसे लता जी कहते हैं मुझसे गाना गवा लो मैं बोल नहीं सकता. तो मैंने कहा मैं एक्टिंग नहीं करूँगा. तो somehow honestly took a decision. जी. So I stayed away from there. But मुझे 2-3-4 प्रोड्यूसरों ने अप्रोच किया और बोले अरे आप क्यों घबराते हो, हम ये करेंगे, हम फलाना करेंगे, ढिमका करेंगे. मैंने कहा भाई ये मेरे से नहीं. बिकॉज क्या है मैं बताऊं पंकज, आई नो मोर ऑफ एन एक्टिंग इंडस्ट्री देन यू. यहाँ पर क्या होता है, मेरी 4 फिल्में फ्लॉप हुई, अच्छा काम किसी ने हाथ नहीं लगाया, महाभारत आई, लिया. सर कहाँ थे आप अभी तक? हाँ बोलिए. ऐसा उल्टा क्या होता है कि आपकी अगर कोई फिल्म चल गई आपको 10 फिल्म का ऑफर होगा, वेदर यू शूट इन दैट और नॉट. उनको होता है कि गरम गरम तवा है, इसके ऊपर रोटियां सेकना. सो दैट वाज द प्रोड्यूसर्स थॉट. बट as you said, better sense prevails. और even playback singing. Even playback का क्या? Till date. मैंने बहुत सारी फिल्मों के गाने गाए. इनफैक्ट जब मैं सुनता हूँ तो मेरी the list of film songs is pretty long. Really? But उसमें जो गाने हैं, I was very selective. यानी मेरे हिसाब से नाम का जो गाना आया था, चिट्ठी आई, और आज तक जो ये वक्फा जो इतना टाइम गया, उसमें मैं कम से कम 5000 गाने गा लेता. But choosy थे. लेकिन I have not sung so many songs because I was selective. होना चाहिए. बहुत कम लोग सेलेक्टिव होते हैं, जो सेलेक्टिव होते हैं ज्यादा नंबर जाते हैं. गुड. सो दैट मीन्स उसके बाद में फिर आपने एक्टिंग का नहीं एक्सेप्ट किया, बट प्लेबैक आते रहे. और प्लेबैक पहले भी कर रहे थे, चिट्ठी के पहले भी? चिट्ठी के पहले मैंने 2 गाने गाए थे, ज्यादा नहीं. उसके बाद कितने हो गए, कोई 10, 15, 20? मैंने कोई मेरे ख्याल से नहीं, मैंने I must have sung about 500 odd songs till now. Playback, as a playback. For what singers? Who, what actors? अलग मैंने I have sung for Govinda, I have sung for Sanjay Dutt, I have sung for, I think उस period जितने एक्टर्स हैं सबके लिए गाया. जी. क्या बात. जैसे मैंने कहा कि I was very selective. कुछ गाने मैंने गाए, लेकिन एक बात जरूर है कि ऑब्वियसली जैसे आपने शुरुआत में 2-3 बार इस बात का जिक्र किया कि जो चीज चलती है वो बिल्कुल चलती है. तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. तो मुझे ये ऑफर्स आने लगे कि भाई आप वी वांट के गाना आप गाएं और गाना आपके ऊपर पिक्चराइज हो. अच्छा. तो मैंने कहा भाई, तो प्लेबैक ऑफ योर ओन सेल्फ. मैंने कहा ये बड़ा मुश्किल है कि भाई हर गाना सिचुएशन भी होना चाहिए. सिचुएशन होना चाहिए. तो एक फिल्म आई थी साजन, जिसमें नदीम श्रवण का म्यूजिक. नदीम श्रवण थे, मनोज कुमार की थी, आशा पारेख. साजन नहीं बोले, ये साजन जिसमें संजय दत्त, सलमान खान, माधुरी. तो इट वाज लव ट्रायंगल एक फिल्म थी, और उसमें एक गाना बहुत प्यारा भी था और सिचुएशन थी. वो तो नहीं जब दोनों गाते. हाँ, तो ये कवि होता है एक तरह का, ये और वो गाना संजय दत्त पोएट. तो वो एक फिल्म का क्लाइमेक्स था. अच्छा. कि वो डिसाइडिंग पॉइंट था फिल्म का, कि वो राज खुलता है कि भाई सलमान खान आल्सो इज इन लव विद माधुरी दीक्षित, सो इज संजय दत्त. ओके. वो सिचुएशन पे एक गाना था जो मैंने गाया था नदीम श्रवण के लिए. और तो फिल्म के डायरेक्टर थे लॉरेंस डिसूजा. कैमरा पर्सन आल्सो. तो लॉरेंस जी ने कहा कि भाई पंकज जी मैं चाहता हूँ कि ये गाना आपके ऊपर किया जाए. तो मैंने सोचा कि नहीं, सिचुएशन ये है. तो देन द सॉन्ग वाज पिक्चराइज्ड विद मी, विद ऑल 3 of them in the frame. यानी संजय दत्त, माधुरी दीक्षित साथ में नहीं थे. नो, ऑल टुगेदर इन दैट वन प्लेस जहां मैं परफॉर्म कर रहा हूँ. तो सो अगेन यू वर अ परफॉर्मर. जी. तो वो गाना भी बहुत पॉपुलर हुआ. क्या वर्ड थे? वो गाना था जिए तो जिए कैसे. क्या गाना था वो? तो ऐसे मैंने तो संजू वगैरह ने नहीं गाया था, वो आपने गाया गाना? जी मैंने. मेरे पे पिक्चराइज हुआ था. अच्छा, ये मुझे नहीं मालूम था. मुझे लगा ये कवि है वो गाता होगा जी. तो उसका एक गाना था कि मैं जब भी नजदीक आता हूँ तो मैं बोल नहीं पाता. तो माधुरी भी बोलती है कुछ.
तो ये गाना आपका इंडिपेंडेंट था, आपने खुद के ऊपर पिक्चराइज जी, किया, जी, क्या बात है। तो आपको जब इस तरह के जो सेल्फ, मैं कहूँगा सेल्फ सॉन्ग कंसर्ट्स में गाना अलग होता है, आपको कैमरे के सामने गाना फर्क पड़ता है, महसूस पड़ता है आपको? हाँ नेचुरली, बट ये है जरूर के यू नो बिकॉज ऑफ टेलीविजन आई गॉट द कॉन्फिडेंस, क्योंकि उस दौर में मैंने टेलीविजन के लिए बहुत सारा काम किया। वो सब दूरदर्शन होता होगा या दूरदर्शन था Main. तो, बट लेकिन फिर भी फेसिंग द जी कैमरा होता था, वो सिखाता जो आपको। एक इनिशियल, हम महाभारत बने हैं तो दूरदर्शन के लिए बने तो हैं, इनिशियल हेजिटेंसी थी वो निकल गई कैमरा फेसिंग करना। जी, पर यहाँ पर लेकिन टेक तो होते होंगे बहुत सारे, क्योंकि तो कट हाँ, करके यहाँ तो बिल्कुल एक गाना जो है वो 3-4 दिन तक 3-4 दिन तक चलता होगा। वाह क्या बात है। ऐसा एक और भी बना कोई कि ये 2 बने आपकी ये जिंदगी दो आई थिंक हाईलाइट है मेरी करियर के। नहीं, ऐसे सेल्फ प्लेबैक, ऐसे हुए 1-2 गाने और भी हुए जी। बट इंडिपेंडेंट एक्टर आपने खुद मना कर दिया, तो आपको जी, पहले किसी ने से। अप्रोच नहीं किया कि आप इसके लड़के हो, नहीं, आप वो हो? I didn't want to do that. Good. I stuck by my decision. Yes. in सालों में, why I am concerned because your brother gave his voice to me in my first film Ruhi. जी। What was he doing during your rise in this thing? Parallelly, Manoj has worked parallelly. he was parallelly Oh, yes, singing. because Manoj जी का क्या हुआ कि Manoj जी का एक बीच में थोड़ा लल आया, somewhere in late 70s. The late 70s में. But then, beginning of 80, I think 81, 82 के period में, Subhash Ghai, Subhash ji was making a film called Hero. Hero इसके लिए जैकी श्रॉफ. And he was launching Jackie Shroff. जैकी श्रॉफ was launching. तो सुभाष जी ने लक्ष्मी जी को कहा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक था, तो सुभाष जी ने लक्ष्मी जी को कहा कि भाई मुझे नई आवाज, यानी एक ऐसी आवाज चाहिए जो विच इज नॉट कॉमन। अभी तक नहीं सुनने जाते. तो लक्ष्मी जी ने कहा कि मनर से गवाते। तो मनर भाई से पहला गाना जो गवाया, तू मेरा जानू है मैं तेरी दिल में, फेमस गाना. हाँ, तो वो गाना रिकॉर्ड हुआ महबूब स्टूडियो में, एंड द सॉन्ग वाज सो गुड कि सुभाष जी ने कहा कि बस यही आवाज मुझे चाहिए। तो उसके बाद हीरो के सारे गाने उन्होंने कहा, अरे वाह क्या बात, मेरी तरफ से मुबारकबाद बोल, मैं भी जानता नहीं था ये बात. तो उसके बाद फिर मनर जी जैकी श्रॉफ के लिए सब गाने मनर जी गाते थे। अच्छा, बाद में नहीं, आफ्टर हीरो आल्सो. यस, ऑल द सॉन्ग्स मनर जी यूज्ड टू सिंग। एंड उसके अलावा जैसे ऋषि के लिए वो कौन सा एक सिंगर एक्टर शैलेंद्र सिंह ने पकड़ लिया था, हालांकि आगे जाके पता नहीं कहाँ गया, पता नहीं मेरे को, he is very much around, बट सूट करती थी एकदम टू द टी. सेम वे इनकी भी सूट करके उनको. तो देन मनर जी sang quite a few songs for लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, नदीम श्रवण, सबके लिए, आनंद मिलिंद, सबके लिए मनोज भाई ने बहुत सारे गाने गाए. एंड यू लिव टुगेदर? नो, आई घर अलग-अलग ले लिए? जी, somewhere in the early 80s I moved out, Nirmal moved out, and then Manoj Nirmal went to Nirmal was living here in Juhu, and then बाद में गए हो. in 99 he went to UK. जी. ओके, सो अभी तक भी आपकी शादी नहीं हुई, जहाँ तक मैं कहानी सुनाई है, तब तक आपकी शादी कब हुई बीच में? मेरी शादी हुई मुकेश जी 1982 में. तो इसी दौरान हो गई? हाँ जी, 82. और मनर मस्ट बी मैरिड बिफोर यू? Manoj bhai was married. Manoj bhai got married much earlier. मच earlier. निर्मल तो और भी पहले, तो मतलब आपकी फैमिली सब बड़ी होती गई. जी जी जी. और आप क्योंकि मुझे पता नहीं कहाँ से सुनने में आया था, जी शायद मैं लॉ कॉलेज में ही पढ़ता था उस समय में, कि भाई ये 3 भाई थे और कोई अपार्टमेंट ढूंढ रहे थे, जो पहली बार लगता है आप आए होंगे. जी बिल्कुल. आई एम टॉकिंग अबाउट 67, 72 में मैं लॉ में था. जी. तो उस जमाने में आपने जब अपार्टमेंट ढूंढना, तो आप मनहर तो ऑलरेडी आ गए थे, तो वर यू सर्चिंग फॉर द प्लेस टू स्टे? किसी ने वो सुनने में आया कि मेरे पास तीन भाई थे जो इसमें सिंगर हैं? We were looking for, and then naturally we found this place on Warden Road, and we started living on Warden Road. Yes. क्या बात है. मदर फादर स्टिल अलाइव? No, unfortunately. Both. But good. I mean, it is something, 3 भाइयों की कहानी, सब अपने अपने फील्ड में सेटल भी हो गए, जी. और one person is known for his voice as a silky voice. So आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ from 1967? जी. Was struggle a part of you? You said yes, 10 years was the struggle for you. But जिसको हम इंडस्ट्री में स्ट्रगल कहते हैं, काम मांगना पड़ता है, जाना पड़ता है. Did it happen to you? Or you waited? मेरे साथ
ये जरूर हुआ कि बिटवीन 1971 एंड 75 4 साल तक 4 साल मैंने आई रियली वेंट टू मीट मैनी अच्छा मिलके भी हम आई वेंट आस्किंग फॉर वर्क ओके करना पड़ता है इस इंडस्ट्री में तो मैंने बिल्कुल कोशिश की और दैट वाज द रीजन कि समवेयर इन 75 आई गॉट दिस हार्ट ये लाइन मेरे लिए नहीं और है आपको जैसे मैंने पहले कहा कि मैं 76 में यही वजह थी कि आई वेंट अवे टू कनाडा बिकॉज़ प्रॉब्ली आई वाज सो डिसहार्टनिंग बट दैट गिव यू कॉन्फिडेंस कि कनाडा से फिर आपको वापस हाँ, रिबाउंड फिर करने वापस का जब मौका आया होता है तो फिर I डेस्टिनी came- डेस्टिनी आपको एक जगह लेके आती है जहाँ पर या तो कोई एक आदमी मिलता है आपको जो आपको सडनली कोई ना कोई मिल जाता है हर आदमी की जिंदगी में कोई ना कोई एक टर्निंग पॉइंट होती है आपकी जिंदगी में कोई आदमी नहीं मिला या वो कभी आपको फिर या तो रॉन्ग डायरेक्शन में ले आता है अच्छी पे एक भगवान भेजता है उसको बिल्कुल पर आपको इसमें न कोई आदमी नहीं पर कनाडा मिल गया जिसमें जाके आप रहे आप पॉपुलर हुए फिर आपको कहा इधर में क्या करना that was kind of पैपिंग confidence rebuilding और वो जरूरी था जी। आप 4 साल गिना रहे हो आप जी जो आपको क्या बात है तो इसका मतलब वो चीजें हर इंडस्ट्री में काम करने में मतलब घटी है बिकॉज इंडस्ट्री में कोई किसी कमाई बात नहीं है ये आपने भी महसूस किया होगा हाँ बिल्कुल चढ़ते सूरज को प्रणाम करते हैं always जी कोई किसी कमाई बात नहीं है आप में लगा होगा कि ये अपने को सूट करता है तो लेकर आओ जी जी जैसे मैं कभी कभी एग्जांपल देता हूँ कि आप कार्ड छोड़ के जाओ अच्छा एक्टर बनना है आपको ठीक है आप कार्ड छोड़ दीजिए सर मैं यहाँ सर मैंने हाँ आप कार्ड छोड़ नहीं बुलाता कोई लेकिन जब किसी को डायरेक्टर को सडन बोलते अरे यार वो पतला सा एक आदमी आया था चेक शर्ट पहन कर आया था बाल कम थे कहा था अब उसके असिस्टेंट भी कान खड़े था सर वो आया था सर वो कार्ड तो फेंक देते थे ढूंढ के निकालते हैं बंबई में से उस आदमी को सच है So again, it is demand. It suited the character which he wanted to wear. और फिर चाहे वो इंडस्ट्री में चाहे सुई हो चाहे हाथी हो वो इंडस्ट्री कभी नो नहीं बोलती so true म्यूजिक इंडस्ट्री और एक्टिंग इंडस्ट्री आप तो टच नहीं कर पाए बट म्यूजिक इंडस्ट्री का स्ट्रगल मैं कभी कभी किसी पूछता हूँ सिंगरों से कुछ ज्यादा रहता है म्यूजिक इंडस्ट्री का स्ट्रगल नहीं आई मीन ग्रुपिज्म है पॉलिटिक्स है कि I नहीं would say- जैसे अब लता जी के बारे में लोग हमेशा बदनाम करते थे किसी को आने नहीं ऐसी देते बात नहीं है मेरे ख्याल से ये this is little there is exaggeration एग्जैजरेटेड है वो तो है but I would certainly say कि म्यूजिक इंडस्ट्री का जो स्ट्रगल है वो एक जमाने में था लता जी ने खुद स्ट्रगल किया लता जी ने खुद क्या बच्चों बहुत को ज्यादा साथ में struggle तीनों किया। सिस्टरों को पढ़ तो मैं ये जरूर कहूंगा कि जिस दौर से मैं गुजरा हूँ जरूर फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल था प्लेबैक सिंगिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रगल यानी इसलिए उसकी वजह है लेकिन उस दौर में जो सिंगर्स थे जैसे रफी साहब थे किशोरदा थे या लता जी थी आशा जी तलत महमूद थे तो उस दौर में न सिर्फ म्यूजिक डायरेक्टर लेकिन उस दौर के जो प्रोड्यूसर्स थे उस दौर के जो डायरेक्टर्स थे उस दौर के जो एक्टर्स थे उस दौर के जो डिस्ट्रीब्यूटर थे क्योंकि उस जमाने में डिस्ट्रीब्यूटरों का बहुत बड़ा रोल था बहुत बड़ा रोल था तो ये डिमांड करते थे कि भाई राजेंद्र कुमार की फिल्म है तो रफी की आवाज चाहिए और कोई आवाज नहीं यू राइट तो ये एक जिसको कहे कि एक तरह से देखा जाए तो देयर वाज दिस वाज नॉट ग्रुपिज्म ग्रुपिज्म नहीं बट फेवरिटिज्म कि हमको ये पसंद डिमांड एंड सप्लाई ये कि राज कपूर की फिल्म है तो मुकेश की मुकेश की आवाज कोई आवाज किसी का नहीं आवाज चाहिए नहीं राजेश खन्ना की फिल्म है तो किशोर कुमार चाहिए और तीसरी आवाज नहीं तो चाहिए उसको बुरा नहीं कहेंगे उन्होंने अर्जित किया है उन्होंने अपनी अपनी आवाज से उनको तो अब आप ये सोचिए कि उस दौर में टू ब्रेक इनटू दिस वाज ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट Very. बिकॉज़ हर एक्टर का कोई ना कोई प्लेबैक सिंगर सेट जी तो इसीलिए आपकी आवाज किस पे सूट करती थी अकॉर्डिंग मेरी आवाज मेरे ख्याल से सनी देओल पे सनी देओल बहुत पे अच्छी सूट की सनी देओल के लिए मैंने बहुत सारे गाने गाए संजू के लिए मैंने गाने गाए मैंने गोविंदा के लिए कुछ बहुत अच्छे गाने गाए तो ये हेल्प करता है जी जैसे आपने कहा जैसे वो अभी देखो ऋषि कपूर के लिए वो एक्टर होते हुए भी उसको गाने मिलने शुरू जी जी तो लोग ये यूर राइट डिसाइड करने वाले मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं राइट सो मैं ये समझता हूँ कि उस दौर में स्ट्रगल ज्यादा था आज के दौर में क्या हो गया हाँ। कि आज के दौर में आप खुद अपना बना लो गाना कहीं पे भी रिकॉर्ड एल्बम डाल दो आजकल तो कोई आपका YouTube है आपका नाउ द होल वर्ल्ड इज योर डोमेन ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ यू आर लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू इंडिया अब तो आप नेट पे आपको डाल फोन दो की भी वेट नहीं करनी पड़ती आप नेट पे डाल दो खुद का बना लो चैनल योर सॉन्ग एवरीवन हैज एन एक्सेस अक्रॉस द वर्ल्ड
तो अब वो मुसीबत नहीं रही. That brings to this point, which I was wanting to ask you from the beginning. 1940s, 50s, 60s, 70s, 80s, maybe till 90s, दौर था म्यूजिक का, फिल्मों का भी दौर था. बिल्कुल. जो आपने नाम गिनाए, चंद बड़े बड़े सिंगर्स, बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर, नौशाद साहब से लेकर, और आज 2020 में क्या बदलाव आया है? आपको क्या लगता है कि ये मैंने देखा है दौर, और आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया उसको कि उस वक्त डिमांड एंड सप्लाई थी. इसकी आवाज़ इनको सूट करती है, हालांकि तलत महमूद साहब की आवाज़ सबको सूट नहीं करती थी. दिलीप साहब के लिए भी गाया उन्होंने. करेक्ट, उन्होंने गाया है उन्होंने. मतलब ना करते हुए दिलीप साहब को भी आवाज़ दी, जबकि उस वक्त मुकेश सिर्फ सिंग करता था राज कपूर के लिए, पर और उन्होंने भी गाया. तो वो पॉइंट से आज के पॉइंट में म्यूजिक इंडस्ट्री से में आपको क्या बदलाव दिखा है? देखिए, म्यूजिक इंडस्ट्री में सबसे बड़ा बदलाव तो ये है कि जो फिल्में बनी, आई गेस के जो वक्त है उसको आप रोक नहीं सकते, प्रोग्रेस को रोक नहीं सकते. As they say that change is the only constant. Is a constant, yes. तो चेंज, बदलाव जो है उसे इमिनेंटली है, ही होना ही है. बट उसमें ये हुआ कि पहले जो फिल्में बनती थी वो फिल्में म्यूजिक ओरिएंटेड थी. सिचुएशन म्यूजिक, उन फिल्मों में गानों के लिए खास सिचुएशंस बनते थे, और उन सिचुएशंस पे गाने बनते थे, उन सिचुएशंस पे गाने लिखे जाते, चाहे वो शैलेंद्र हो या हसरत जयपुरी हो या कोई भी जो लिखने वाले अच्छे, तो वो बहुत प्यारे से गाने लिखे जाते थे. तो ये वजह है कि आज भी आपको पुराने गानों के अल्फाज भी याद है, क्योंकि मेहनत हुई थी उसमें. सिचुएशन बनी थी, लिरिक्स राइटर को टाइम मिला था. आज तो लिरिक्स को 6 घंटे में गाना बनाते हैं. उन गानों में मीनिंग भी था, बिकॉज वो स्टोरी के साथ था, गए थे स्टोरी के साथ. तो वो बात नहीं रही. और दूसरी बात ये है कि द एंटायर स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग हैज चेंज्ड. जिस तरह की फिल्में बनती थी और जिस तरह की फिल्में आज बनती है, उसमें बहुत फर्क है, बहुत जमीन आसमान का फर्क. तो आज के दौर की जो फिल्में हैं उसमें ये जरूरी नहीं है कि हर फिल्म में 8 गाने हों. ये सही बात है कि नागिन में 21 गाने थे, किसी फिल्म में 21 गाने थे. लेकिन आज के दौर में जो फिल्में बनती है उसमें ये जरूरी नहीं कि फिल्म में एक गाना भी हो. गाने को इम्पोर्टेंस नहीं देते नहीं. तो ये तो सिचुएशन कहाँ से आएगी जब इम्पोर्टेंस? तो ये हम धीरे धीरे, ऐसा लगता नहीं कि हम लोग 1.5 घंटे की फिल्म जो हॉलीवुड में बनती है, हम धीरे धीरे उस तरफ जा रहे हैं, उस तरफ ऑलमोस्ट पहुंच गए, है ना? क्योंकि वो लोग आरोप लगाते हैं, आपकी फिल्म में क्या होता है, गाने ही गाने होते हैं, नाचने ही नाचने, पर उनको मालूम नहीं कि हमारे हर त्योहार में गाना होता है. सो इट इज अवर पार्ट ऑफ आवर कल्चर. यस. तो पर धीरे धीरे लग रहा है इस तरह की फिल्में बन रही जहाँ गाने पे डिपेंडेंस कम हो, इसीलिए क्वालिटी ऑफ द सॉन्ग्स हैज कम डाउन, म्यूजिक हैज कम डाउन. मेरे ख्याल से फोकस नहीं है गानों. हाँ, जब उस जमाने में ये नौशाद साहब से लेकर चित्रगुप्त से लेकर आप बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर का नाम गिनो, वो नौशाद साहब की तूती बोलती थी. सॉरी बताइए. लेकिन एक ये इसी बात पे मैं आई वुड लाइक टू शेयर दिस विद यू. मदन मोहन जी, मदन मोहन, यस, ग्रेट कंपोजर. वो कौन थी और क्या गाने गाने. तो मदन मोहन साहब के जो साहबजादे हैं, उनके लड़के हैं संजीव कोहली, वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन. संजीव कोहली. तो संजीव मुझे एक बार किस्सा सुना रहे थे कि मदन जी वाज डूइंग म्यूजिक फॉर अ फिल्म, और उस फिल्म में एक बहुत ही रोमांटिक सिचुएशन थी और गाना रिकॉर्ड करना था. तो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, उनके साथ मदन मोहन जी की सिटिंग हुई कि भाई इस तरह का गाना है. तो जाहिर है कि जो डायरेक्टर है वो थोड़ा एक्साइटेड था. तो डायरेक्टर ने कहा कि बस मदन मोहन जी कोई तड़कता भड़कता सॉलिड रोमांटिक ऐसा गाना कि भाई शी इज एक्सप्रेसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, शी इज एक्सप्रेसिंग हर लव फॉर द हीरो फॉर द फर्स्ट टाइम. तो मदन मोहन जी ने कहा ठीक है. 4-5-6 दिन के बाद फिर से सिटिंग हुई तो मदन मोहन जी ने गाना सुनाया. तो उन्होंने कहा भाई ये गाना तो जनता सो जाएगी देखते देखते, इसमें तो वो कोई तड़क भड़क कुछ नहीं. तो मदन मोहन जी ने कहा कि देखिए साहब, ये गाना है, इसको रखना है तो रखिए, अच्छा लेना तो लो, ऐसे इतना बोलो. तो बहुत बहस हुई. आखिर में प्रोड्यूसर ने थोड़ा दोनों साइड बैलेंस करने के लिए उसने कहा कि ऐसा करते ये गाना हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं.
ओके और रिकॉर्ड करके देखते हैं, पिक्चराइज करते हैं। बाद में अगर हमें ऐसा लगा कि गाना फिल्म में फिट नहीं हो रहा है तो फिर चॉप इट आउट, तो ट्रायल एंड एरर करते हैं। ओके तो मदन मोहन जी ने गाना रिकॉर्ड किया, लता जी ने गाया, गाना रिकॉर्ड हो गया, पिक्चराइज हो गया। वो ट्रायल बायल में जब देखा होगा तो किसी को पसंद आया, किसी को स्लो लगा, मिक्स रिपोर्ट बट वो गाना आखिर में रखा गया। फिल्म रिलीज हुई और वो ये ट्रायल तक की बात है। हाँ, वो फिल्म रिलीज हुई जब इस गाने के साथ, तो वो गाना इतना चला कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों लिटरली मदन मोहन साहब के पैर में गिर गए, कहने लगे कि साहब ये क्या जादू आपने किया। तो वो गाना था आपकी नजरों ने समझा प्यार के बाद। आपकी नजरों ने, आई थिंक धर्मेंद्र के साथ था। हाँ, माला सिन्हा शायद। माला सिन्हा आपकी। अब आप सोचिए कि क्या डायरेक्टर प्रोड्यूसर का भी रिएक्शन कोई गलत नहीं था। और वो कह रहा मैं तो सो जाऊंगा, बट सिचुएशन में होगा, आया होगा माला सिन्हा, व्हाट सिंगिंग लता जी। यस, तो ये म्यूजिक डायरेक्टर ज्यादा जानता तो है। ये दौर था म्यूजिक। एग्जैक्टली मैं वही चाहता हूँ। उस जमाने में सोच थी, पीछ ये कौन करता है आज? मीटिंग करो, बाद में रिकॉर्ड करके रखो, बोलता नहीं आप दे दीजिए यार कोई चीज, और वो जाता है, मैंने सुना दूसरे कमरे में जाके वो लिरिक लिख के आ जाता है 6 घंटे। अब ये है कि जो अहमियत है गानों की, हाँ, वो बहुत कम हो गई। अहमियत, यू एब्सोल्युटली राइट, अहमियत कम हो गई। अभी सॉन्ग ओरिएंटेड फिल्में कम हो गई जी। वो कौन-सी के गाने देखो, एक वैसे खड़े हुए आते हैं व्हाइट साड़ी में पहनकर गाना जो है, हाँ, एक गाना हाँ, जो आज पूरी दुनिया में सुबह शाम गाया जाता है, वो कौन थी को आज 45-50 साल हो गए, वो लग जा गले के, लग जा गले। क्या आपको कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, बिकॉज डोंट यू फील दैट कि आज का गाना, मतलब मैं तो अगेंस्ट हूँ, मतलब मैं तो बोलता हूँ कि आप रफी साहब को एक तराजू में बिठा दो या 10 सिंगर बिठाओ, माफ करना आजकल के सिंगरों को मैं किसी के खिलाफ नहीं, बट आप 10 सिंगरों को बिठाओ, रफी साहब का पल्ला फिर भी नीचे जाएगा, क्योंकि उस जमाने में संगीत का इज्जत होता था। आज उनको खुद को मालूम है। पर पुराने गाने सुनो ना तो आपके दिमाग में वो सिचुएशन आ जाती है। जैसे अभी आपने कहा ये वाला गाना कौन सा, लग जा गले में, मुझे याद आ रहा कि वो व्हाइट साड़ी में जा रही है, मनोज कुमार एकदम हैरान है, बिकॉज वो छुपी हुई आत्मा टाइप थी, वो लग जा गले में। आज भी मतलब देखो तो आज का कौन सा गाना है जो गाने के साथ सिचुएशन सामने आती? कोई नहीं, और जो 25 साल के बाद याद रहे, 25 साल तक याद रहे। 25 छोड़ो, आजकल के गाने शोर है, माफ करना, अगेन मैं बनूंगा सॉरी टू, कि आजकल गाना 15 मिनट के बाद सिर दर्द होता है। और वो गाने आज भी मैंने एल्बम खरीदी है, लोग कोई नहीं खरीदते, मुझे पागल बोलते। मैंने 1000 रुपए में मैंने तरस साहब का एल्बम वो खरीदा है, 6 DVD, एक लता मंगेशकर का, एक मोहम्मद रफी का। सबने कहा सब क्यों खरीदते, इतने करोड़ गाने मिलते हैं गाना में। मैंने कहा यार, मैंने कहा ये मजा आता है सामने पड़ा हुआ निकाल के लगा के उसमें। तो मैंने अपने घर में भी एक म्यूजिक रूम बनाया, नया एडिशन है मेरा, जबकि मैं कभी म्यूजिक में इतना घुसा नहीं हूँ, बिकॉज मैं अपने आप को तलवारबाज बोलता हूँ। पर अभी जब मैं गाने सुनता हूँ पुराने, तो मुझे अक्ल जागी है कि पुराना जमाने का गाना अमेजिंग और सरवाइव करता है 45 इयर्स। आज का 45 डेज में भी गाना क्या बोल नहीं याद रखो, कौन से बोल याद होते, किसी गाने के बोल बताओ याद करके, और वो एक वर्ड्स, क्योंकि अगेन द टीम वर्क। हसरत जयपुरी इधर से मदन मोहन जी, उधर से रफी साहब या लता जी, और राज कपूर जैसा आदमी कहाँ है। भले सुभाष जी को थोड़ा समझ है, हाँ जी, बट और कोई नहीं है जो अनफॉर्चुनेटली that affects the career of a singer। बिल्कुल। और ये जब से ये जो पंजाबी, एक नया सवाल पूछ रहा हूँ आपको, एक दौर आया था जो अभी पप्पू खन्ना भी मेरे पास अभी बैठ कर गए हैं, जिनके साथ में कुछ बर्मिंघम के भी लोग थे जो एल्बम बनाते हैं। एक दौर आया था जब मैंने कहा आपके सारे के सारे यूथ जो है लंदन बैठी है या कनाडा बैठी है, और वहाँ बुजुर्ग लोग रहते हैं पंजाब में, बड़े बड़े फार्म हाउसेस बनाए आपको पूरा। तो बोला हाँ सच बात है, सब यंगस्टर वहाँ गए, फिर वहाँ एल्बम बनाते। एक एल्बम का दौर शुरू हुआ था कितने साल पहले, मुझे नहीं, आपको ज्यादा पता होगा, जिसमें कुछ सिंगर्स इतने पॉपुलर हो गए थे कि हमारे ड्राइवर, हमारे वो बोलते हनी सिंह कुछ थे। तो पर मैंने उसकी क्वालिटी देखी, माफ करना, मैं अपने पुराने गानों से उनको नहीं तोड़ सकता। और ये आवाज अभी आप सिंगर इतने अच्छे भी नहीं हो, मशीनें संभालते हैं, ये फर्क है आपको लगता है? नहीं, इसमें मेरी सोच ऐसी है कि आई हैव बीन लिसनिंग टू ऑल दीस सिंगर्स, द करंट लॉट ऑफ पंजाबी सिंगर्स। असल में बात यह है कि
again there is a very strong commercial element. कमर्शियल एलिमेंट, क्योंकि इन सब सिंगर्स को जो एक जिसको कहे कि ज्यादा प्रमोट किया या तो ज्यादा एनकरेज किया हिंदी सिनेमा ने, इसलिए कि दीज सिंगर्स बेसिकली मोस्ट ऑफ देम दे क्रिएट सॉन्ग्स, ऐसे गाने बनाते हैं कि दे बेसिकली अपील टू द यंगर जनरेशन, एंड दिस इज ऑल डांसिंग म्यूजिक. बहुत सही वर्ड किया. आज का हर गाना नाचने का गाना. डांसिंग म्यूजिक. आप गाना चलाओगे ना, पब्लिक उठ के नाचती है. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा वर्ड है. चिट्ठी आई है वाले कोई सुनता नहीं है, पर उनको ये वो डांसिंग म्यूजिक. तो डांस इज हर गाना डांसिंग म्यूजिक. अब यही वजह है कि दिस पंजाबी म्यूजिक इज अपीलिंग टू द यूथ, भांगड़ा की वजह से, और इसी वजह से इन गानों को हिंदी फिल्मों में इनकॉर्पोरेट किया गया. आजकल देखो हिंदी फिल्मों में पंजाबी वर्ड्स आते हैं, पंजाबी वर्ड्स हैं, गाने भी आते हैं सारे, गाने की पूरी खबर पंजाबी डाल देते हैं. इट्स डांसिंग म्यूजिक. अगेन दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट, तुमको समझ में आता है, बट इट इज द म्यूजिक. करेक्ट. तो ये म्यूजिक कल्ट निकला है पूरा. जी बिल्कुल. कभी कभी मुझे लगता है कि आपकी बात मुझे भी यहाँ टच कर रही है कि कभी कभी मुझे लगता है कि ये गाने में, आई मीन अगेन मैं बहुत धृष्ट आदमी हूँ, मैं नहीं बोलना हो तो भी बोल देता हूँ, तभी मैं पॉलिटिशियन नहीं बन सका. मेरे यहाँ जो आती है, एक सिंगर है, नाम नहीं लूंगा, पर लोग मेरी बात को पकड़ लेते हैं. अरे आप तो रवीश की बात कर रहे हैं. मैंने कहा कि एक है जो आज खुदाई के बारे में बोलते, क्या खुद रहे हो, क्या खुद रहे हो. मैंने बोला खुदाई, आपको क्या प्रॉब्लम अभी. तो उन्होंने लिखा रहे सर रवीश बहुत अच्छा है. मैंने रवीश का नाम ही नहीं लिया और फोटो डाल दी कि इनको क्या कर लिया. तो वैसे ही मेरा एक सिंगर है, नाम नहीं लूंगा आगे, बट आप भी समझ जाओगे, जो जैसे हमारे यहाँ सारे गा मा पा धा नीसा होता है. जी. आप भी रियाज करते हैं, मैं करता हूँ रियाज सारे गामा में. लोग कम लोग एक ही जबान में ये बात करेंगे, जा कहा जा रहा था क्यों लाई. तो एक सिंगर है जो चौथी मंजिल से गाना गाता है पूरा, नीचे तक नहीं आता. मतलब अगर मैं वॉइस को समझू तो, लेकिन हिट गाने. तो मुझे कभी कभी लगता है, मैं मजाक से कंट्रीब्यूट करता हूँ कि हिज वॉइस becomes one of the sajinte, one of the musical instrument that is ज़ेद होके वो गाना सुपर. So true. क्वालिटी वैसा बोलोगे कि अरे थोड़ा सा सा पे गाओ ना, तो ना तो पर लेकिन हिट, बिकॉज आई थिंक इट इज मेरी स्टूपिड इंटरप्रिटेशन है कि वो एक इंस्ट्रूमेंट, वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बन जाता है. इसलिए आपके क्या टेक, अगर आप चाहो तो बोलना चाहो. I guess these are all trends. एग्जैक्टली. ये वो रफी साहब नहीं है जो रहेंगे. नहीं, ये ट्रेंड्स हैं, आते हैं चले जाते हैं. These are all trends. पर पंकज उधास अभी भी है, सरवाइव कर रहा है. God is kind and I have stuck to my original style of singing and I am still pursuing the same style. मैंने कोई चीज कन्विक्शन है आपकी. Conviction है. क्वालिटी में क्या लगता है आपको ये 40-45 सालों में, क्योंकि आवाज भी एक धरोहर होती है, उसके ऊपर रियाज नहीं करो. लता जी कहते रियाज के बगैर रियाज करना चाहिए. आपको लगता है कि विद एज आपकी आवाज चेंज हुई है? With age आवाज चेंज होती ही है, बट मैं रियाजी आदमी हूँ. बस रियाज करोगे तो सस्टेन करेगी. तो मैं रियाज करता हूँ और आज भी स्टेज पे 2 घंटे गाता हूँ सुर में. क्या बात. जबकि आपने स्टार्ट किया था 67 में. जी. पर अभी भी सुर में गाते हैं आप. जी. दत्ता जी के बारे में मैंने किताब में पढ़ी थी, शायद बड़े गुलाम अली खान का कंस्ट्रक्ट का स्टेटमेंट था. क्या स्टेटमेंट दिया था? अच्छा वर्ड यूज किया था जी. ये कभी साली बेसुरी नहीं होती. साली वर्ड नहीं यूज किया, पर उसने एक वर्ड यूज किया था, ये कभी बेसुरी नहीं होती. बट सच बात है. बात सच. इतने बड़े गुलाम अली खान को लगा कभी तो गिरेगी इसकी आवाज में. उसको क्लासिकल गवा दिया मुश्किल से एक स्टेज पे, वो पीछे बिठाया था. तो सबने कहा आप भी गाओ. तो बोलते मैं कैसे गाऊं इनके सामने इतने बड़े. फिर बोलते मेरे को अपना बाप याद है, फादर याद है, हृदयनाथ मंगेशकर. और वो बोलते थे कभी चैलेंज छोड़ना नहीं चाहिए, आई आगे और गाना गाते थे. तो उसने ससुरी कभी बेसुरी नहीं होती. दैट शोज कि आप सुर में हैं कि नहीं सुर में. और वो सुर तब होगा जब आप अपनी बॉडी को सुर में रखोगे. आपकी ये रिलैक्स होनी चाहिए, ये रिलैक्स होना चाहिए, रियाजी होंगे तो आप कदर करते हैं अपने, बिकॉज इंस्ट्रूमेंट यही है. करेक्ट. और तो कुछ नहीं आपके पास. बिल्कुल कुछ नहीं. Very nice. I loved your interpretation also, and I'm happy that you still like the. I think everybody will honestly admit कि पुराने songs के सामने आजकल के गाने शोर हैं. I do agree. But we must appreciate them because they are successful. मैं गलत हूँ अगर मैं उसको क्रिटिसाइज करता हूँ. लाभ साहब बैठे रहिए, करोड़ों लोग उसको लाइक करते हैं. हाँ सच बात. क्या करोगे आप? You're so right.
Okay, so this is what made Pankaj Udhas from Udas to Udhas. बीच में आप भी उदास हो गए थे 4 साल के लिए हो गए थे. अभी tell me something about your family. How many sons, daughters, you I yourself, have mother? 2 daughters. 2 daughters. My wife Farida, she's Parsi. Parsi? Parsi. Really? So, आपके नजदीक है बारे गुजराती पारसी हाँ, का फर्क बिल्कुल, है. हम जबान तो एक ही है। Almost. जी, जी, अच्छा, शी इज पारसी. जी। क्या नाम है? फरीदा। फरीदा. ओके. और बच्चे 2 लड़कियां. 2 girls, yes. शादीशुदा, बड़े वाली की शादी हो चुकी है। सेटल्ड इन बॉम्बे ओनली और बाहर है? मुंबई में ही है. जी, जी। और लड़की अभी दूसरी है, हाँ। पढ़ रही है. She's finished her education. Okay. तो अभी she wants to start म्यूजिक में. startup company कुछ। नॉट स्टार्टअप. Not music. नॉट अ स्टार्टअप म्यूजिक. No. किसी का ध्यान नहीं गया अभी तक. और मनहर के Manoj ji has 2 girls. अगेन 2 गर्ल्स. तुम दोनों के 2 Both are गर्ल्स. married, yes. वो तो मैरिड. And they both live in San Francisco. ओके, सैन फ्रांसिस्को. और निर्मल तो ऑलरेडी निर्मल के एक लड़का है, एक लड़की है. They are also both married and they live in London. लिव इन लंदन. जी. एंड निर्मल आल्सो लिव्स इन लंदन. Lives in London. Yes. प्रॉपर लंदन. जी, जी. कंसर्ट्स. वो तो निर्मल तो Now he's more or less retired. Yes. But Nirmal did concerts. He did some albums. He did concerts also. बिल्कुल. What is the difference between, tell me, album and what is the difference between album and playback singing? या song for film. Non film music जिसको उसको नॉन फिल्म बोलेगा. हाँ, और वो आप कभी भी बना के कभी भी आप बेच हाँ सकते. कर सकते हैं. जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. मतलब उसके लिए कोई वो नहीं है कि आपको नहीं. कोई साइन करे, Correct. साइनिंग अमाउंट नहीं, देवे. no. आप घर बैठे बैठे सुबह उठे नींद में और गाना गा लिया हाँ. और चढ़ा दिया आपने उसको. Correct. So it is that way. Okay. So और कुछ यादें आप पब्लिक बस. के साथ कोई गाना, एक और गाना सुना है तुम पंकज उधास आए और उसके आज- साथ में हम गाना नहीं सुने, ऐसा हो ही नहीं सकता. आप जाते जाते वो जाते जाते 3 लाइनें या. सुना देता हूँ. एक बात मैं जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जी. कि मैंने दुनिया के जितने जाने माने हमारी जो बात चल रही थी उसमें आई वांटेड टू टेल यू, मैं जहन से निकल गया था. दुनिया के जितने बड़े वेन्यूज हैं, जाने माने हिस्टोरिकल वेन्यूज हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम अल्बर्ट हॉल टू venues for your concerts, Yes. for singing. जैसे Okay. अल्बर्ट Albert Hall हो गया, मेडिसिन स्क्वायर, Madison Square, कार्नेगी हॉल है. Carnegie Hall. तो ऐसे दुनिया के सबसे बड़े जितने वेन्यूज हैं, आई एम फॉर्चुनेट दैट आई परफॉर्म्ड इन Everyone, क्या बात. 4th of September. हाँ. आई एम सिंगिंग. एक ही वेन्यू रह गया था मेरी लिस्ट में, हाँ. वो है सिडनी ओपेरा हाउस. सिडनी ओपेरा, ऑस्ट्रेलिया. कहीं होगा ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया, क्या बात. तो ओपेरा हाउस इज वेरी फेमस स्ट्रक्चर. आपने स्ट्रक्चर देखा तो वो आप वहाँ कर रहे हैं 7 सितंबर. तो आई एम परफॉर्मिंग ऑन 4th of September. 4th of September. Yes, चलिए, Sydney all the Opera best to you. So that will complete my list of मतलब पूरी दुनिया auditoriums घूम in चुके the- आप. जी 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 जी. बेस्ट कौन सा लगा आपको हॉल अभी तक का? Albert Hall. Albert Hall is- So is Opera House. Sydney Opera House. Sydney. Carnegie Hall. Carnegie Hall is They are New York. all beautiful, all मतलब amazing. Man. उसके सामने ओपेरा हाउस क्या है? Well, Carnegie Hall is historical. No, I'm talking about our opera house at It's very चौपाटी. beautiful. बहुत अच्छा खूबसूरत है. बना जब था तो उस वक्त इसी के लिए बना था जी, इसी के लिए बना है. जी बिल्कुल. और प्लेज होते थे बस. जी जी जी. बट अब तो म्यूजिकल कॉन्सर्ट होते हैं. ओपेरा हाउस अभी तो बंद नहीं को. नहीं नहीं. Building तोड़ने पूरा वाले? नहीं. They restored. पूरा रिस्टोर. Still the same owner. जो पहले- Yes yes yes. It's the तभी सर्वाइव कर गया था. ये तो जी, बिल्डिंग बंद भी होती है अभी तक नहीं, 10 इसलिए माले. आप जाके देखें. मैं गया हूँ, मैं पूरी जिंदगी रहा हूँ मरिंडर. It's a beautiful venue now. अच्छा, they have very beautiful Restored it. for not for For films. musical concerts. अच्छा, वहाँ पे फिल्में नहीं रिलीज नहीं, होती फिल्में नहीं होती. और ना वो ये ओपेरा हाउस. Yes, बिल्कुल. क्या बात है, फिर मुझे देखना पड़ेगा. मैं तो जी, अभी जी, कभी कभी you गाड़ी must से see. गाड़ी से गुजरता हूँ Yeah. तो मुझे एक बार शुरू में था, वहाँ पर बाहर एक बहुत बड़ी कैंटीन होती थी. जी जी. मतलब बाहर अभी आके तो बहुत खूबसूरत हो गया. अच्छा, उन्होंने पूरे से बट ओनली फॉर कॉन्सर्ट्स. Yes. Concerts and plays and things like that. थिएटर्स के लिए रखा हुआ है Yeah. फिल्म. क्या बात है. तो आपने दुनिया घूमी है और दुनिया का एक बचा हुआ आपका एक हॉल है Sydney Opera सिडनी, और House. वहाँ आप गाएंगे. क्या जी बात. जी जी. तो मैं 4 लाइनें सुना देता उसको हूँ. सुनाइए, हम वेट करें उसको. चांदी जैसा वाह. रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल. क्या बात है, क्या बात है. बाकी सब कंगाल. वही आपकी वही आवाज, वही आपकी सिल्की
नेस अभी भी मौजूद है और मैं चाहूंगा कि हमेशा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो आपको आशीर्वाद तो देने का तो हक नहीं बनता, लेकिन सबको आशीर्वाद देता रहता हूँ, तो यशस्वी वो भी नहीं कह सकता। पर आप आई थिंक इट इज वंडरफुल। मैं आई बिलीव इन कलेक्टिंग ब्लेसिंग्स। और मुझे इस बात की शिकायत है कि कोई मुझे आशीर्वाद नहीं देता। सबको मैं आयुष्मान भव, विजयी भव, यशस्वी भव, अखंड सौभाग्यवती भव। मैं बोलता हूँ कि मेरे को किसी ने नहीं कहा, इसलिए मेरी शादी इसलिए नहीं हुई। नाइस, पब्लिक एंजॉयड एंड मैं इस ब्यूटीफुल म्यूजिकल इंटरव्यू नहीं कहूंगा, बिकॉज कई लोग मुझे बोलते हैं सर आप गेस्ट को बोलने नहीं देते, आप गेस्ट को बोलने। मैंने कहा चुप, ये कोई इंटरव्यू नहीं है, ये हम अपने साझे करते। इसे कहते हैं गुफ्तगू। मैं समझा था उसने, मैंने वर्ड चेंज कर दिया कि कॉन्वर्सेशन विद पंकज उदास। पहले से आता था इंटरव्यू, तो लोगों ने मुझे बहुत किया। मैंने कहा चुप, मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैं बीच में टोकूंगा नहीं तो और निकलेगी नहीं बात। मैं निकालने की कोशिश करता हूँ, मैं इनके अंदर जाके मैं इनको एक लीड देता हूँ। अगर नितेश भारद्वाज आए और मैं ऐसे हाथ जोड़ के बैठ जाऊँ प्रवचन सुनने को, आधा घंटा एंजॉय करेगा, बाद में आप नहीं कर पाओगे, कितना बोलेगा एक इंसान। तो इसीलिए मुझे अच्छा लगा ये आपका, और तभी मैं कहता हूँ कि भाई मैं आशीर्वाद कोई ना कोई तो मुझे देता ही होगा, पर नहीं दिया तो अच्छा, इसलिए शादी नहीं की मैंने। मैं पंकज जी, हम जाते जाते हम मेहमानों को कुछ भीष्म इंटरनेशनल की तरफ से गिफ्ट देते हैं, और अभी तो मैंने ये नया बनाया, आप इसे शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारे शो की घड़ी है, बहुत अच्छी बन गई है, फुल क्लॉक बन गई। और इसी तरह से ये भी है जो मग है, जिसको मैं देना चाहूंगा। किधर है भाई ये? हाँ चलो मैं इसको आप ये हमारी दिस इज वेरी नाइस। ये तो खैर इसमें तो मैंने चाय पी भी लिया। चलो बहुत धन्यवाद आपका। माय प्लेजर आई नीडेड योर, बिकॉज मैं चाहता था कि सिंगरों में बेस्ट ऑफ द सिंगर्स जो है सबको बुलाया जाए। आई विश मैं लता जी का इंटरव्यू ले पाता। मुझे ये अफसोस रहा लता जी के डेथ पर। मैंने एक बार आई कुड फील, मैंने कहा यार मैंने क्यों नहीं उनको अप्रोच किया। आशा जी के लड़के ने मेरी पहली फिल्म को म्यूजिक दिया था। आशा जी के लड़का जी, आशा भोसले जी, हेमंत, हाँ, खूनी फिल्म। तो मुझे अभी ये मैं आशा जी को बोल रहा हूँ, तो आशा जी सो फुल ऑफ लाइफ है वो तो कमाल। वहां से मैं सोच रहा हूँ, तो बीच में मैंने कहा पंकज जी को फोन करो, तो नंबर निकाला आपका और फिर बात हो रहा है। वेरी नाइस ऑफ यू टू एक्सेप्ट इट, यू आर वेरी ग्रेसफुल। आपने बहुत ग्रेसफुल किया, और इन्होंने एक ही सेंटेंस मुझे कहा जो किसी that shows his dedication and preparation। मुझे फोन किया स्पेशली, बोला आपके आदमी से बात हो गई, कोई ड्रेस कोड है क्या? मैंने कहा नहीं साहब, आप अपने फैंसी ड्रेस पहन कर आइए, मैं व्हाइट सूट पहन के आया और ये ब्लैक पहन कर आया, और ये हमारी क्या कॉम्बिनेशन बनी है। ये मैं ये नहीं कहूंगा कि किलविश और शक्तिमान या भीष्म पितामह, और बट दिस इज अ नाइस कॉम्बिनेशन। सो मैं इस साक्षात्कार को, इस मैं गुफ्तगू को कहो या कॉन्वर्सेशन को यहीं विराम देना चाहूंगा। बहुत अच्छी रही ये हमारी जर्नी 1967 से भी पहले के राजकोट से पहले कौन सा गांव? चरखड़ी गांव। मैंने इनके बारे में सुना था, क्योंकि इनका टाइम मेरा लॉ कॉलेज का टाइम था। जैसे इनके मुझसे निकला जेवियर्स में मैं भी पढ़ता था, पता है जेवियर्स में उस वक्त हम भी आए थे। सो बट वी डिडंट नो ईच अदर, सो वी जस्ट पैरेलली वेंट, एंड एक टाइम आया हम आके आज भी। So it was nice to know the whole and his experience about the music, about his consistency, about maintaining the riyaz and still saying कि I can still sing in sur। जब लता जी ने कहा था और इनके मुंह से सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं इस इंटरव्यू, इस साक्षात्कार को या इस गुफ्तगू को यही विराम देना चाहूंगा। अगली बार अगर मैं फिर भी एक थोड़ा रिमाइंड करके, इवन मैं गिफ्ट भी दे चुका हूँ, फिर भी और रिमाइंड करके एक सवाल जो मैं मिस कर गया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। पंकज जी, आप अपने व्यूअर्स को कुछ अपने अनुभव की तरफ से कोई मैसेज देना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी आज की जो गुफ्तगू या तो आज की जो हमारी बात हुई, उसका निचोड़ ये है कि जैसे मैं आपको देख रहा हूँ और आपको देख के मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि आपके अंदर आज भी जो पैशन है, आपके अंदर आज भी जो एक डेडिकेशन है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर जिंदगी में आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। समर्पित, यस। एंड यू विल हैव टू यू विल नीड दैट पैशन। आपके अंदर वो आग चाहिए। बहुत अच्छा सेंटेंस किया आपने कि आपको ये करना है, तब जाके आप कर पाएंगे। और ये बिना इन चीजों के आप अगर किसी को कोसते रहेंगे तो
सही नहीं होगा। बिना इन चीजों के आप शायद कुछ पा भी ले तो वो ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं। तो कीप दैट फायर बर्निंग इन यू एंड कीप दैट डेडिकेशन। तो कौन सा वर्ड आपने यूज किया था? बटरफ्लाइज इन योर स्टमक। बटरफ्लाइज दैट यू शुड मेंटेन जी, ऑलवेज फॉर एवरी सॉन्ग सिंगिंग, फॉर एवरी परफॉर्मेंस, फॉर एवर एक्टिंग सीन्स, बटरफ्लाई होने चाहिए। करेक्ट। तब आप एक हाई क्लास परफॉर्मेंस दे पाओगे। बहुत सही कहा इन्होंने, जो कुछ कहा है बहुत गौर कीजिए। जिंदगी में आप चाहे इंजीनियर बनना चाहें, चाहे आप डॉक्टर बनना चाहें, चाहे लॉयर बनना चाहें, या इवन आप एक दुकान पे मूंग चावल या इवन चना दाल, चना सिंह भी बेचना चाहे, पैशन से करिए। करेक्ट। आपकी वो छोटी दुकान कब बड़ी बन जाएगी आपको मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पैशन ने आपको पुश किया है। भगवान जैसे गीता में भी कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म के अधिकारी हैं, फल के आप अधिकारी नहीं है। जिस दिन आप उस चीज को पा जाओगे ना, आप काम कर करके ऊपर नहीं देखोगे, दिया नहीं तूने अभी तक। आप काम करो, आगे बढ़ो और काम करो, आगे बढ़ो और काम करो। भगवान आपको थर्ड पिछले वाले कर्म का फल दे देगा आपको, और तभी देगा जब आपकी वो कंसिस्टेंसी देखेगा, आपके अंदर की फायर को देखेगा। जो इन्होंने अच्छा वर्ड यूज किया, अंदर आपकी फायर अलाइव होनी चाहिए। भगवान हमेशा कहते हैं कि मैं कहां करता हूं, मैं तो अर्जुन से मैं कुछ था, पितामह को बोलता, मैं एक अच्छी सी जाली थी, पितामह मैं तो आपको पोता हूँ। बोला कितना हंसाओगे तुम मेरे को, अभी तो बोलोगी तुम। फिर बोलता मैंने कहा किया, मैंने तो हमेशा अर्जुन से करवाया है, पांडवों से करवाया है, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो करता वो होते हैं, लेकिन भगवान करता है, लेकिन करता बनाता है। तो ये मैं सब इवन दुकान का आदमी करता है। कर्म करो, अच्छे कर्म करो, सफलता आपके कदम चुनेगी। यहीं पर हम इसे खत्म करते हैं। अगली बार मैं किस महानुभाव को लेकर आऊंगा, किस शख्सियत को लेकर आऊंगा, मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि हमको ऐसे ही फोन पे हम अपनी मीटिंग डन कर लेते हैं। बट होगा तो इंटरेस्टिंग होगा, आपको कोई ना कोई एक्सपीरियंस देके जाएगा। सो इंतजार कीजिए।